other ones like other chapters which you have any problem, because these are actually personal meeting classmates, so we cannot just actually complete all the topics, because there are a few days which are meant for, or which are actually deputed for the DNHE 1, 2 and 3. So I'll be like teaching, so that because whenever we have started, so I was like um for towards make you understand that how DNHE diploma works actually, and what DNHE is. Okay, and then now I'm just shifting to the DNHE 2. Okay, so this is the DNHE 2 topic, and the main the main topic and the main subject name of the DNHE 2 is the public health and the hygiene. Okay, so the first chapter of DNHE 1. Okay, just wait. So the first DNHE chapter was is actually the population dynamics and the epidemiology. Okay, so this topic is of which will be actually mostly dependent upon the role of the vital statistics in the public health. Okay, so till the time we were discussing about the system in the systems and the macronutrients, nutrients, basically the biochemistry part was discussed in the you can say that in the DNHE 1. But now we have to actually little bit change our module, so we have to shift it to the publicly, or now we are more towards the discussion of the public health. Okay, more for publicly. Okay, public health we are going to discuss. So how we will be going to deal with the publics, and vital role and the vital statistics in the public health, and Asian countries also, internationally also, and sources of the data and the vital statistics we are going to discuss. Okay, the fertility measures and the determinants. Epidemiology means the when the system, it's actually the things which deals with the ओके 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 सो आई बी इन हिंदी ओके सो ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना DNHE 2, सो इट वुड बी एक्चुअली ये कंसंट्रेट करेगा ज्यादा जो पब्लिक पे। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे कि हम लोग देख रहे थे कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, कौन से मॉलिक्यूल्स हम खाते हैं, क्या है माइक्रोबियल है, मतलब वो सारी बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोमोलिकुलर बायोलॉजी पे हमने पढ़ा। अब हमने देखना है कि ज्यादा लोगों पे कंसंट्रेट करना है, हमें बहुत ज्यादा लोगों पे कंसंट्रेट करना है, और लोगों के न्यूट्रिशन से, लोगों के वाइटल स्टैटिस्टिक्स से, मेजरमेंट से, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जब कोई डिजीज फैल जाती है, एपिडेमिक, जैसे कोरोना हुआ था, दैट्स एपिडेमिक है ना। सो उन चीज़ों पे काम करेंगे, और मॉर्बिडिटी पे काम करेंगे। ठीक है, मोर्टेलिटी के और उनके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं कि ज़्यादा लोगों पे मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी जो पैरामीटर्स हैं उनको कैसे डिटर्मिन करते हैं अगर हम पॉपुलेशन की बात करें। सो ये दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, एंड वी हैव स्टार्टेड एक्चुअली विद द फर्स्ट टाइम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम थोड़ा सा शिफ्ट कर गए हैं, मतलब थोड़ा सा सिस्टम। फर्स्ट में हमने बायोकेमिस्ट्री और पढ़ा था, अब आपको अपने मन में रखना है कि हमने बहुत ज्यादा लोगों को, एक एरिया के, एक ग्रुप ऑफ पीपल को देखना है, और कैसे उनमें हमने न्यूट्रिशन एंड अदर थिंग्स को करना है। ठीक है, डिटर्मिन। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इस फील्ड में ना, जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं ना, कोई भी चीज, अब जैसे कोरोना फैला था, ठीक है, तो इतना ज्यादा फैल गया, ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसी क्या चीजें थी जिससे वो फैल रहा था, ऐसी कौन सी चीजें हैं, सो दैट वी कैन सेव द पीपल फ्रॉम, तो स्लोली स्लोली पता चलता है। तो इसमें ना एक्चुअली रिसर्च का ही सिस्टम होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो रिसर्च का ही हमें देखना पड़ता है कि रिसर्च पे बेस्ड होती हैं चीजें, कि अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस यूनिट में हमें यही मिलेगा कि हमें फेमिलियराइज होना है टुवर्ड्स दी वाइटल इवेंट्स जो सोसाइटी में होते हैं, क्योंकि हम ज्यादा लोगों से डील कर रहे हैं। पता क्या है, खाने पीने की बात ही करनी है हमें, न्यूट्रिशन की बात ही करनी है हमें, वी आर डीलिंग विद द फूड ओनली, सो विल डिस्कस अबाउट दैट ओनली। बट होगा क्या कि मैरिजेस में ज्यादा खाना बनता है,
बर्थ्स के रिलेटेड बात करेंगे, फर्टिलिटी मेजर्स को, डिजीजेस की बात करेंगे जिसमें मॉर्बिडिटी पे बात करेंगे, डेथ्स मोर्टेलिटी पे बात करेंगे, उनके लेवल्स या फिर एपिडेमियोलॉजिकली उनके ट्रेंड्स कौन से हैं, ठीक है, और उनके डिटर्मिन कैसे करें कि इन चीज़ों को रोका कैसे जाए और इन चीज़ों पे काम कैसे किया जाए, ठीक है। सो ये वाली चीज़ें, सो इस चैप्टर में जो बेसिकली हमने पढ़ना है वो ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन के पैरामीटर में स्पेसिफिकली हमने क्या करना है कि इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया, ओके, कंट्री से बाहर, और मेजर रेट्स और रेशोज ऑफ मैरिजेस, बर्थ्स, डेथ्स, ग्रोथ्स एंड अदर वाइटल इवेंट्स जो भी होते हैं सोसाइटी में, और डिटर्मिन करना है पैटर्न ऑफ द वाइटल इवेंट्स, and then prevalence and the control of the major diseases on which we will be going to focus on these diseases. So in diseases पे focus इसीलिए करेंगे because we are actually dealing with the epidemiologically means with the populations, okay. So role of the vital statistics in the public health, तो अब हमने सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं लेना, सो अगेन एंड अगेन मैं वर्ड यूज करूंगी पब्लिक हेल्थ, ठीक है, बिकॉज वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द पब्लिक एंड ज्यादा नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। सो वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं मेजॉरिटी में, तो इसका एक है कि जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स या वाइटल रेट्स हम देखते हैं ना, वो होता है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी और एनी अदर कंट्री, ठीक है, ठीक है, एनी अदर कंट्री, एंड द फर्टिलिटी एंड द मोर्टेलिटी। फर्टिलिटी इज द बर्थ रेट जिससे मेंशन होता है, क्योंकि जितनी फर्टिलिटी ज्यादा होगी उतना बर्थ रेट ज्यादा है, एंड मोर्टेलिटी इज अ डेथ रेट, बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, ओके। ये एक्चुअली पॉपुलेशन से हैं, जितने बर्थ्स होंगे जितने डेथ्स होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी अगर नंबर ऑफ द बर्थ्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ द मोर्टेलिटी कम हो जाएंगे, तो एडिशन हो जाएगी ना हर बार। सो नाउ अगर डेथ रेट ज्यादा होगा, बर्थ रेट कम हो जाएगा या क्रॉस कर जाएगा, तो फिर पॉपुलेशन में माइनस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीजें हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। एंड फर्टिलिटी एंड द मोर्टेलिटी इन एनी ऑफ द कम्युनिटी ही एक इंडिकेटर होते हैं ओवरऑल हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन, और उससे क्या पता चलता है हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर बर्थ रेट अच्छा है, मोर्टेलिटी रेट कम है, दैट मीन्स कि पीपल दे आर सर्वाइविंग मोर एंड दे आर सर्वाइविंग हेल्दीली, क्योंकि वो मोर्टेलिटी रेट कम है, मोर्टेलिटी रेट कम है, एंड देन तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इसका मतलब अच्छी है। अच्छी कैसे होगी, दे वर हैविंग गुड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये सारी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो अगर हमने अब इसको इस वाइटल स्टैटिस्टिक, दिस इज द वाइटल स्टैटिस्टिक, सबसे पहले का वाइटल स्टैटिस्टिक है कि जो फर्टिलिटी पे एंड द मोर्टेलिटी है, फर्टिलिटी क्या है, बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, ठीक है, मोर्टेलिटी से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो इसका ये दिस इज द वाइटल स्टैटिस्टिक, इसी पे डिपेंड करता है कि अगर मोर्टेलिटी रेट कम है, ठीक है, तो एनालिसिस कैसे करना है हमने इसका, एनालिसिस ऑफ द वाइटल स्टैटिस्टिक्स दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट, उसके प्रोग्राम एंड प्लानर्स एंड प्लान एंड द हेल्थ सर्विसेज फॉर रीचिंग द जनरल पॉपुलेशन एंड द इम्प्रूविंग द हेल्थ रिलेटेड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो एनालिसिस अगर हम करेंगे ना, सपोज बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी का हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, जो भी उसका जब एनालिसिस होता है तो उसी पे हमें डिपेंड करके हमें पता चलता है दैट कि हमने अब इसको कैसे कंट्रोल करना। अगर देखो बर्थ रेट ज्यादा, बर्थ रेट जितना भी है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिक्रीजिंग, ज्यादा लोग मर रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो बर्थ रेट ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि बेटर है क्वालिटी लाइफ, और पर कितनी बेटर है दिस ऑल्सो वी हैव टू सी, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट कितना है, ठीक है। एज ऑफ मोर्टेलिटी वाला पर्सन है, जो आई मीन द डेथ रेट है जो पर्सन का किस एज का है, एवरेज एज भी निकालेंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखेंगे, और उनको डिजीज का पैटर्न्स भी देखेंगे, क्या उन्होंने जितनी भी लाइफ जी क्या वो मेडिसिनल बेस्ड थी या कोई डिजीजेस के साथ थी, नो, इफ दे वर हेल्दी एंड दे वर लिविंग लॉन्ग लाइफ 70-80 ईयर्स तक है एंड दे आर ग्रोइंग, सो दैट मीन्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। बट अगर कोई इंसान जीता ज्यादा बट सिक है, हॉस्पिटलाइज रहता है, ज्यादातर लोग हॉस्पिटलाइज रहते हैं, डिजीज्ड रहते हैं, सो दैट मीन्स those that quality of life is not good, the nutrition is not good, so government को देखना पड़ता है ये सारे पैटर्न्स, गवर्नमेंट को जज करने पड़ते हैं, so they'll see कि अब कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। अगर थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो उसको और इम्प्रूव करो, उसको और इम्प्रूव करो, ठीक है। ओके, सो इंग्लिश प्लीज, ओके प्रिया, somebody says in Hindi and somebody says okay, that's fine।
I'll try to bilingual भी हो जाओ प्लीज, थोड़ा सा जब मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करती हूँ, ठीक है, थोड़ा मुझे भी इजी कर दो। वो एक्चुअली ना, it depends, whenever I'll start speaking in English, so I'll keep on continuing in the English only, but whenever I switch to Hindi, so I keep on speaking in Hindi, थोड़ा बहुत, okay, just try to understand, go the, and just start consulting, it's okay, okay, bye, Priya, it's okay, no problem, ठीक है, okay. So analysis of the vital statistics that helps in the government, okay, so the ये analysis करना होता है आपको, epidemiology, if you want to आई मीन एनालिसिस करोगे अगर आप mortality का और डेथ रेट का, दो पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यही सारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन दी सोसाइटी में सेट करते हैं, ठीक है। एंड सो अब क्या करना उसके लिए, जब गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, तो वो उसका मकसद क्या है, द मेजर गोल ऑफ दैट प्रोग्राम स्टार्टिंग बाय द गवर्नमेंट विच दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, like reducing the mortality among the children। अब ये एक बहुत, आई मीन जस्ट सी दिस पॉइंट, समटाइम्स क्या है कि मोर्टेलिटी रेट, एक तो फर्टिलिटी रेट है, दूसरा मोर्टेलिटी रेट है, सो द मोर्टेलिटी रेट if it would be in the young children only, so that means the quality of life is very poor and the nutritional levels are, they are very poor, because बच्चा birth हुआ and then immediately after few years the kid is dying, okay, that's the quality of life, so this is a serious matter and that's a matter of concern for the government also, or the area of that administration of that area also, ठीक है। And so we have to actually work upon the reducing the mortality rate in the children only, and reducing the maternal deaths during the childbirth, and that's also, sometimes the mother die, usually the mother, not usually, I mean now it's rare, but in some area, if the mother they die during the childbirth, so that's also the matter of concern, so two things are actually the matter of concern for the government and for the administrations. One is the mortality rate in the children, in the young children and very small children, and the mortality rate of the mothers during the childbirth, okay, because if she is healthy and if she is eating healthy and the quality of life during the pregnancy was good, so at that time, so that means everything was good, that the quality of the life they are actually going to pursue, that would be the good. But if it doesn't, so this is the matter of concern for the government, and that then the government would be, actually government have already started, okay, this is called the public nutrition, this is a different domain of the nutrition patterns, which is called the public nutrition, because in that public nutrition the government, they have already started so many programs, anganwadis and the schools, they actually free food providers, they'll provide the anemic persons to, they I mean they provide some extra tablets in the dispensaries and the households also, and they actually deal with the poor, I mean the below poverty line people, because anemia and mortality rates and the I mean death during the maternal by the mother of the mother during the childbirth is common in those I mean those persons which are below the poverty line, okay, so this is the one, okay, so this is the another reason of collecting the this one is the basic reason of, so that we can actually see that how because the anemia is actually a epidemiological disease, this has becomes, and the TB also, the tuberculosis also, some of the other diseases like malnutrition is also becoming epidemiologically higher towards the in those kind of the uh, poverty line, below poverty line people, okay, so this is called the public nutrition. So the another vital statistic which we are comparing, the health and the nutritional status of the people of the two communities and the two countries and the community in the country over a period of time, so we have to actually compare, like if we are comparing one of the community here and one of the community, the same community is living somewhere else, so we have to compare that community in the living in some area and living in some area, maybe they were living in this area, they might be enjoying the healthy life, but living in some another area they might not be having, so we have to find out the reasons behind that, that why this community, if it's living here, then it can enjoy the things or enjoy the quality of the life, enjoy the nutrition and enjoy the quality of life, obviously healthy life,
but the persons or they are living in some area of the same community, if they don't have, they have some problems, so they we have to see, we have to think about that, what are the reason why they are suffering, because of the different region, because they are not getting some good food over there, because the genetic makeup of both of the groups, because they belong to the same category. So they might be, there could be some many reasons. Okay, so we have to find out the reasons why they are suffering and why the some other persons they are not suffering. Okay, so the vital statistics in the Asian countries अगर हम बात करें तो, okay, so the fertility, morbidity and the mortality, which is expressed as a number of the people with the state of illness or the number of events of the births and deaths. Okay, so we have to see births and deaths and the state of illness. See these two things, because which I've already told you that the persons, if the person is living, but all the time he has to visit in his life so many times to the hospital, that means he is ill or sick person. Okay, so it has to um, live healthily. Okay, uh, and the other one also, in relation to the total population of at risk and the group of the people having the certain similar characteristics like age, sex and religion. Obviously, whenever, because this is like a research topics. Okay, whenever you would be having, so you would be having sum of the group and the sum of the group under the question, which you have to see what are the vital statistics. Okay, so you have to see what is the rate of the births and what is the rate deaths, and then the illness or the number of the events of the sickness or the illness. Okay, how many times the person getting sick or ill. So but you always need those persons to comparison. Okay, so you have to be you have to compare those I mean those person with the same community, सेम एज सेक्स मैच आपको लेने पड़ेंगे, रीजन के भी सेम लोग लेने पड़ेंगे who are not so sick. Okay, and who don't have the many times sickness, strokes and the number of the events of the sickness or the illness, which you can see. Okay, and but they should be actually in the same region, and the age sex match should be, only then you can compare the both of the things, just to analyze the vital statistics specifically in the Asian countries, and if you go through the other countries also, then also. Okay, so this is called the case control studies for the epidemiological, but for the purpose of the deaths and the birth rates, you have to see what is the actually trends of the mortality, trends of the fertility, trends of the morbidity, and trends of the illness or the number of the events. Okay, so these are the parameters. Okay, so you can actually go to the different countries also. So this is the table number 1.1, which is vital statistics, which is showing of the different countries: China, South Africa, South Korea, Malaysia, Thailand, England, and sorry, Sri Lanka and India. Okay, okay. So the sources of the data on the vital statistics. Okay, सोर्सेज कहाँ से हैं? सबसे पहले इंडिया में क्या होता है, सेंसस, यू मस्ट हैव हर्ड, तो सेंसस वाले यही करते हैं हर बार कि आपको ये देखना होता है कि कितने लोग हैं, पहले पिछले साल कितने थे, कितनों की डेथ्स हो गई, कितने हैं, कितने ओल्ड एज हो गए, कितने अडल्ट्स हो गए, क्या हुआ. सो दिस ऑल इज डन बाय द सेंसस डिपार्टमेंट. एंड देन द पॉपुलेशन रजिस्टर्स, कितनी पॉपुलेशन ऐड हुई है, कितनी डेथ्स हुई हैं, तो कितना माइनस प्लस हुआ है. अगर डेथ फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा मोर्टेलिटी से, तो देयर वुड बी एडिशन ऑब्वियसली. एंड इफ द मोर्टेलिटी रेट इज मोर, देन देयर वुड बी द less lack of the, I mean there would be the minus in the previously population which was recorded last year. Okay, okay, I'm just looking for the messages. Okay, as per your strength, this is practically data topic. You serve the original strength with example very well in Hindi, please ma'am. Okay, 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 मैं समझाती हूँ आपको. देखो, मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द इंग्लिश आल्सो, यू मस्ट हैव हर्ड. सो देखो, अगर हमें किसी भी एरिया में, आप किससे रिलेटेड हो, बिकॉज यू आर डूइंग डीएनएचई, सो आप उसे हेल्थ से रिलेटेड हो कि वो लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी है या नहीं है. अच्छी किस पे होगी? क्योंकि न्यूट्रिशन होगा, खाना पीना अच्छा होगा तो अच्छा होगा, और तो कहीं नहीं है ना. खाना पीना अच्छा होगा तो बीमार भी कम पड़ेंगे, खाना पीना अच्छा होगा तो मदर भी अच्छी रहेगी, यंग जो गर्ल्स हैं
अगर उनकी मदर हेल्दी थी, यंग गर्ल्स भी अगर पैदा हुई हैं, बर्थ हुआ है तो वो भी हेल्दी हैं एंड थ्रू आउट लाइफ वो अच्छा ही खा रही हैं, उसके बाद शादी होती है तो अच्छा ही फूड मिल रहा है, तो उनके बच्चे भी आगे अच्छे ही हेल्दी पैदा होंगे, अच्छे अच्छे नहीं मतलब हेल्दी हेल्दी वर्ड यूज करना है यहाँ, ठीक है, हेल्दी होंगे एंड देन हेल्दी हैं तो वो आगे भी हेल्दी, सो डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो सबसे पहले सब कुछ न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ द डीएनएचई कोर्स। ओके, सो उससे क्या होगा कि अगर वो हेल्दी है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, उनमें डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं है, मेल न्यूट्रिशन नहीं है, एनीमिक नहीं है, और अगर कोई और भी अगर कोई डिजीज आ जाती है जैसे कोरोना आया था तो द पर्सन्स हु आर इम्यूनिटी जिनकी अच्छी थी, ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग गुड इम्यूनिटी, सो उनको सिकनेस कम हुई है, कोरोना से बहुत लोगों ने सफर किया बट ऐसे भी लोग हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, अगर थोड़ा बहुत हुआ तो जल्दी रिकवर कर गए, ठीक है, सो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन दी, अगर सोसाइटी के आप हेल्थ की बात करोगे, अगर साउंड की बात करोगे, साउंड माइंड की बात करोगे, और द पर्सन्स दे आर बिहेविंग हेल्दी, तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन ही है, न्यूट्रिशन के कारण ही वो हेल्दी है, अगर हेल्थ न्यूट्रिशन अच्छा है तो वो हेल्दी है, तो वो सोचेंगे भी अच्छा, करेंगे भी अच्छा, दे विल बी हैविंग गुड स्टेमिना आल्सो, एनर्जेटिक है तो अच्छा ही सब होगा, अगर हेल्थ ठीक नहीं है फिर सब डिटीरियोरेट होता जाता है और डेथ रेट भी बढ़ता जाता है, बर्थ रेट भी बढ़ेगा, बट लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, बच्चों की जल्दी डेफिशिएंसी डिजीज से डेथ होनी शुरू हो जाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को अच्छा फूड नहीं मिला है, हेल्दी फूड नहीं मिला है तो उसका वो बच्चों को बर्थ नहीं देगी, इधर या वो खुद मर जाती है ड्यूरिंग बर्थ, या फिर बच्चे थोड़ी देर के बाद मोर्टेलिटी रेट उनका हाई हो जाता है। सो अगर आपको देखना है और अगर आपको कंपेयर करना है तो आप किससे कंपेयर करोगे, अब देखो यहाँ का एरिया है, सपोज आई लिव इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का एरिया है, तो यहाँ पे जैसा सा फूड मिल रहा है, जैसा सा एनवायरनमेंट है, जैसे जैसे लोग हैं, जैसा वो खाना खा रहे हैं, जो हाई क्लास है वो तो चलो खा ही रहा, अच्छा मिडिल क्लास भी अच्छा, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए भी गवर्नमेंट के बड़े सारे प्रोग्राम्स हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं उनको भी अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाता है, हेल्दी खाना प्रोवाइड करता है, प्रोटीनेशियस डाइट्स, एंड देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ दी फूड systems which are supplied in the schools also। फिर डिस्पेंसरी में जाओगे आपको आयरन की टैबलेट्स एंड ऑल फ्री मिलती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और तो अदरवाइज ऑल्सो बिकॉज एनीमिक पर्सन को, सो ये सारी चीजें प्रोग्राम जो गवर्नमेंट से शुरू हुई हैं जस्ट टू डिक्रीज दी मोर्टेलिटी रेट एपिडेमियोलॉजिकली, इस चीज को लेके चलो, हमें कम करना है मोर्टेलिटी रेट, जस्ट एपिडेमियोलॉजी, एक घर की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक स्टेट एक रीजन की बात कर रहे हैं जिसमें हमें पहले एनालाइज करना पड़ता है कि यहाँ कौन सी है। अब आई नो कि हमारे एरिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वहाँ एनीमिया बहुत है, अगर मदर एनीमिक है और वो कंसीव करती है उसके ड्यूरिंग, तो उसके अनीमिक होने के कारण उसकी अपनी हेल्थ डिटीरियरेट होती है, बेबी की हेल्थ भी डिटीरियरेट होती है, तो जब वो होता है बच्चा तो आइदर जो मदर है उसके मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाते हैं और जो बच्चा है वो भी हेल्दी नहीं होगा, उसके भी बढ़ जाएंगे, बिकॉज आयरन से आपको पता है आयरन से ही एनीमिया हो गया ना, जो कम आयरन के लेवल्स होंगे, एंड देन उस आयरन के लेवल लो होने से उसकी ब्रीदिंग पैटर्न्स की प्रॉब्लम आती है, और ड्यूरिंग डेथ्स ये बहुत बड़ा एक रीजन है जो मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है लेडीज में, और अगर आप बच्चे का देखोगे तो उसमें भी ब्रीदिंग पैटर्न हो, बिकॉज आयरन ही नहीं है ना, खाना अच्छे से नहीं है, मिनरल की डेफिशिएंसी है, तो उससे और आगे आगे बहुत सारे, बिकॉज प्रॉब्लम एक नहीं होती है, प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, एक प्रॉब्लम आती है उससे दूसरा कैस्केड एक शुरू हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरा पैटर्न शुरू हो जाता है, बिकॉज एवरी हमारी बॉडी एक दूसरे से रिलेटेड ही है, हम खाना खाते हैं, खाने से ही हमें स्टैमिना मिलता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम सांस भी लेते हैं, खाने से ही रिलेटेड है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप इसको अच्छे से समझते हो, ठीक है, तो हमने ये अब चीजें क्या है, एक इंसान पे, एक फैमिली पे, एक गली पे, एक मोहल्ले तक नहीं देखनी है, वी हैव टू सी एट अ मेजर रीजन कि इस रीजन में प्रॉब्लम्स क्या है, तो वो सेंसस डिपार्टमेंट से ही डेटा आता है, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे है, ठीक है, तो पब्लिक रजिस्टर से डेटा आता है, रजिस्ट्रेशन स्कीम्स डिफरेंट बनी हुई हैं, या नेशनल स्कीम सर्वेस होते हैं, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज रिकॉर्ड से पता चलता है, स्पेशल सर्विस किए जाते हैं, या डिजीज रजिस्टर्स देखे जाते हैं, हमें पता चले कि कितने लोगों को कितनी डिजीज हो रही है और इस एरिया में ये वाली डिजीज क्यों है। पहले आई डिडंट थिंक सो कि देखो अर्बन एरिया है चंडीगढ़, आई डिडंट थिंक सो कि यहाँ पे एनीमिया के चांसेस होंगे, बट इट्स नॉट इन चंडीगढ़, इट्स ए जॉइनिंग एरिया जहाँ पे थोड़ा इलिटरेसी का लेवल ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और वो डिस्पेंसरीज में जाते हैं, उनको आयरन टैबलेट्स भी दी जाती हैं, बट दे डोंट टेक फोर्टिफाइड राइस मिलते हैं, आपको पता है वो अगर मार्केट में लेने जाओ दे आर सो कॉस्टली, फॉलिक एसिड है और विटामिन B12 है, इनसे फोर्टिफाइड राइस मिलते हैं, बट उनको पता ही नहीं है
क्योंकि उनको फ्री फंड में दिया है, तो उनको एजुकेशन भी नहीं है, वो उनको पता ही नहीं है कि ये राइस कितने डिफिकल्ट और कितनी डिफिकल्टी से आते हैं, कितनी डिफिकल्टी से प्रिपेयर किया जाता है और कितने महंगे हैं, देन दे डोंट टेक। उनके घरों में जाके देखो, अगर उनको प्रोवाइड किया जाता है तो वो एक साइड पे पड़े होंगे, बिकॉज उनका टेस्ट थोड़ा सा फर्क होता है, फिर देन दे डोंट फील गुड, तो उनको भी वो खाएंगे नहीं, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। सो इलिटरेसी के कारण इफ यू सप्लाई ना टू दोज पर्सन, देन दे आर नॉट लिसनिंग टू, उनको नहीं लगता है कि ये चीजें जरूरी है, उनको नहीं लगता कि गवर्नमेंट उनके लिए कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है। सो उनकी काउंसलिंग, उनका लिटरेसी का लेवल और उनके बच्चों को स्कूल भेजना, ताकि अब वो इतने इलिटरेट ना रहे, कम से कम एक प्राइमरी एक सेकेंडरी लेवल तक वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। सो दे शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, सो दैट अगर उनको कुछ प्रोवाइड हो रहा है अपने घर में भी बता सकें कि यस ये हमें स्पेशली प्रोवाइड होता है और हम इसको खाएंगे और हमारा ये बेनिफिट के लिए है। लोगों को कई बार समझ भी नहीं आता, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। इलिटरेसी इज वन ऑफ द रीजन विच आई हैव सीन। ठीक है, तो जो लोग हेल्दी नहीं होते, क्योंकि देखो पढ़े लिखे लोग को बताओगे ना आप, उसको आज नहीं पता है तो उसको बताओ कि ये करने से ऐसे होगा इसलिए तुम्हें सिखा, तो वो ऑप्ट कर जाता है और फॉलो भी करता है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं इसमें हमें एनालिसिस करनी होती हैं। तो सेंसस एंड ऑल ये सारे लोग करते हैं जो मैंने बताया है, ये हमारे मेथड्स हैं। नाउ वी हैव टू सी द फर्टिलिटी मेजर्स। हम फर्टिलिटी को मेजर कैसे करेंगे? हमने बर्थ रेट देखना है। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट कैसे देखते हैं? पहले हमने बर्थ रेट देखना है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर इन अ गिवन एरिया। एक एरिया में एक साल में कितने बर्थ हुए, उसको डिवाइड करना है एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, और मिड में, साल के मिड में जाके टोटल पॉपुलेशन कितनी थी और उसको 1000 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा बर्थ रेट कैलकुलेशन। मैम एस्टिमेटेड मिड मतलब क्या? एस्टिमेटेड मिड माइनस ईयर पॉपुलेशन। एस्टिमेटेड क्या? मिड मिड। ईयर, मिड ईयर, मिड में जाके साल ओके, के आधे में मतलब वो पर्टिकुलर महीना, मतलब 6th मंथ ऐसा। हाँ, आधे में जाके, बीच में जाके ना एवरेज ले लेते हैं। या तो आप पूरे साल में ना एक एवरेज निकाल लो हर मंथ की, या फिर मिड वाले में ले लो, वो एवरेज ही निकालते हैं, वैसे ज्यादातर एवरेज ही होती है। पर मंथ पर मंथ पर मंथ 12 महीनों की एवरेज निकाल लो कि ओवरऑल कितनी एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और टोटल फिर उसी पूरे ईयर में कितने बर्थ्स हुए उससे डिवाइड करोगे, इनटू 1000 करोगे, तो वो आपका बर्थ रेट का कैलकुलेटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। सो इससे हमें देखना पड़ता है कि पिछले साल कितना था एस्टिमेटेड बर्थ रेट जो था, इस साल कितना है, अगले साल कितना है, उससे हमारी कैलकुलेशंस होती हैं। सो अगर हम हाई बर्थ रेट है, सपोज बर्थ रेट हाई है, उससे क्या होता है, अर्ली प्यूबर्टी है, गर्ल्स की जल्दी मैरिजेस हैं, अर्ली मैरिजेस हैं। ठीक है, और मैरिज के इमीडिएटली बाद आई मीन कंसेप्शन है और बर्थ रेट ज्यादा है, और या फिर पॉवर्टी लाइन जो है वो इतनी ज्यादा है कि लोग ना कमाने के लिए ना, अर्निंग के लिए ना, दे एक्चुअली गिव बर्थ टू सो मेनी किड्स। उनको ये होता है जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा कमाएंगे, उतने ज्यादा खाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर पर्सपेक्टिव, और कुछ नहीं सोचते हैं। सो एक तो लो लिटरेसी लेवल है, फीमेल्स को पता ही नहीं है कि मेरी हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, या मैंने कंसीव करना, तो उससे पहले आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ for I mean I have to make myself ready for the conception or the pregnancy. Okay, मैंने अपने आप को हेल्दी करना है, तो मुझे अपने आप को हेल्दी करने के लिए आपको मतलब मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो मुझे उसके लिए मुझे अपने आप को रेडी करना है, सो दैट आई वुड बी लाइक कंसीविंग, तो मुझे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम आएगी तो उसको फिर उसको पता ही नहीं है उसको हेल्दी रखने के लिए, और फिर गैप नहीं देना आता बच्चों में। ठीक है, गैप दोगे, 2-3 साल का गैप दोगे तो शी वुड बी हेल्दी, और वो इमीडिएटली साल 1.5 साल बच्चे हो रहे हैं, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन आर टू मोर। ठीक है, सो उसके बाद हमारा है हाई फर्टिलिटी ऑब्वियसली। सो लो प्रेवलेंस ऑफ द फैमिली प्लानिंग, एंड लो प्रेवलेंस मतलब फैमिली प्लानिंग का को पता ही नहीं है कि फैमिली पहला बच्चा कब करना है, फिर उसके कितनी देर बाद दूसरा करना है, 2 बच्चे रखने हैं, 4, मतलब ये तो मतलब है नहीं है फैमिली प्लानिंग। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फैमिली प्लानिंग, सो वी हैव टू सी। अब एक और जनरल टर्म आ रही है, जनरल फर्टिलिटी रेट, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? ठीक है,
तो इसमें है कि नंबर ऑफ द लाइव बर्ड्स इन द एरिया ड्यूरिंग द ईयर, इसमें भी नंबर ऑफ बर्ड्स का ही आपको देखना पड़ेगा, तभी तो आपको फर्टिलिटी रेट पता चलेगा, क्योंकि फर्टिलिटी रेट आप किससे कंपेयर करोगे, जितने बर्ड्स हुए हैं, ठीक है। तो मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ द 15 to 49, बिकॉज ये 15 to 49 हमारी फर्टिलिटी एज मानी जाती है, उसमें इन द सेम एरिया ड्यूरिंग द सेम ईयर, जिस ईयर में आप जनरल फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, वो उसी ईयर का ही होगा, तो उसी ईयर का ही सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय। साइन मैडम माइनस का तो नहीं है ना, मिड माइनस नहीं नहीं माइनस नहीं है ना? नहीं नहीं माइनस नहीं है, ओके एज ग्रुप है, एज ग्रुप है 15 to 49 ईयर। नहीं 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 no, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मिड डैश ईयर लिखा है तो नो माइनस नो 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 मिड ईयर, माइनस नहीं है। सो जीएफआर जो है वो एक बेटर इंडिकेटर है ऑफ फर्टिलिटी का देन द क्रूड बर्थ रेट, जो हमने पहले बर्थ रेट निकाला है ना, तो उससे ज्यादा अच्छा है जो इंडिकेटर है फर्टिलिटी का, कौन सा वाला, जनरल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। इज वन ऑफ द ओनली द विमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एजेस आर इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें ना क्यों है, हमारा ये रीजन है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बर्थ रेट से ज्यादा जनरल फर्टिलिटी रेट को हम क्यों ले रहे हैं, अच्छा वाला पैरामीटर, तो उसमें क्या है कि हमने वहां पे लिया बर्थ रेट में डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन, पर टोटल पॉपुलेशन का लेने का इतना फायदा नहीं है, देयर इज नो यूसेज इफ वी डिवाइड बाय दी जो फर्टिलिटी रेट वाली फीमेल्स हैं, 15 ईयर से लेके 49 ईयर तक एक फीमेल शी कैन गिव बर्थ, ठीक है। उस एज की फीमेल्स को अगर हम लेंगे और कितने बर्थ हुए और उस एज की फीमेल्स कितनी है, क्योंकि मेल्स टोटल पॉपुलेशन में तो मेल्स भी आ जाएंगे, ओल्ड एज भी आ जाएंगे, तो उनको लेने का फायदा नहीं है। तो फर्टिलिटी रेट को कैसे देखेंगे, फर्टिलिटी रेट किस पे डिपेंडेंट है, फीमेल पे डिपेंडेंट है, और किस एज से शुरू होगी फीमेल की, 15 ईयर्स से फर्टिलिटी शुरू होगी तो मैक्सिमम 49 ईयर्स तक चली जाती है फर्टिलिटी रेट। तो उस फर्टाइल जो एज होती है फीमेल्स की, और 15 ईयर्स से लेस भी नहीं लेनी है और 50 से प्लस भी नहीं लेनी है फीमेल्स, क्योंकि वो फर्टाइल होती ही नहीं है, ठीक है। they cannot just give birth to a kid or something, they cannot just conceive, so हमने वो फर्टाइल एज की फीमेल्स लेनी है, और कितने बर्थ हुए उस ईयर में उतने नंबर ऑफ फीमेल्स के, तो एंड मल्टीप्लाइड बाय द 1000, सो उससे हमें ज्यादा जनरल फर्टिलिटी रेट का पता चलता है, एंड दिस इज अ मच गुड इंडिकेटर ऑफ द एनालाइजिंग और फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फर्टिलिटी, ठीक है। So GFR is considered to be the better indicator of the fertility than the crude birth rate, as only the women in the childbearing the ages as included in the denominator, क्योंकि जो women है ना, जो birth दिया है, हमने सिर्फ उनको include किया जो कि fertile है, जो birth देती हैं। So the more precise measure of the fertility is available, which is known as the age specific fertility rate। इसीलिए हमने इसको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट लिया है, क्योंकि उसी एज का फर्टिलिटी रेट देखिए जबकि वो फर्टाइल हैं। जिस एज में फीमेल भी फर्टाइल नहीं रहेगी, इवन द मोर देन 50 एंड द लेस देन द 15, सो उसका कोई फायदा ही नहीं है देखने का, ठीक है। So this gives the better picture of the fertility pattern, and it serves the service indicator of the achievement of the family planning program. हमें इन फीमेल्स पे ही काम करना पड़ेगा, ओनली देन वी कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई। तो टोटल फर्टिलिटी रेट को हम कैसे निकालते हैं, इस फैक्टर से क्या फायदे हैं हमारे। सो द टोटल फर्टिलिटी रेट गिव्स द एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एंड द वुमन कैन बियर एंड शी कैन पासेस थ्रू द एंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ। इससे हमें पता चलता है कि वो कितने बच्चों को बर्थ दे सकती है, कितनी कितनी देर बाद। अगर आप 15 ईयर्स से भी शुरू करते हो, एवरी 3 ईयर्स अगर एक मदर अपने बच्चों को देती है, ऑब्वियसली 1 या 2 बच्चे ही वैसे करने होते हैं, बट अगर आप देखें तो मैक्सिमम कितने बच्चों को दे सकती है, तो नंबर ऑफ द चिल्ड्रन वुड बी एडेड टू दी सोसाइटी, तो उस हिसाब से देखा जा सकता है, या फैमिली कह लो। सो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कंप्यूट होता है समिंग अप द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट पर वुमेन। एक वुमेन की कितनी देर वो फर्टाइल रहती है, सो वो फर्टाइल रेट का एज कौन सी है, 15 ईयर्स टू 49, मतलब 15 ईयर्स से शुरू करके एवरी 3 ईयर या 5 ईयर्स, वैसे तो 3 ईयर का गैप होता ही है, हमेशा कहते हैं अगर 5 ईयर का गैप भी है तो एक फीमेल कितने बच्चों को बर्थ दे सकती है, ठीक है। सो द फर्टिलिटी रेट आपको पता चल जाएगा। दिस फर्टिलिटी इंडिकेटर डिपेंडेंट अपॉन द एज एंड द सेक्स एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन,
एंड इट इंडिकेट्स द अप्रोक्सीमेट मैग्नीट्यूड ऑफ द कंप्लीटेड फैमिली साइज। उसके बाद क्या होता है, एक और भी तो चीज है ना कि आप फर्टिलिटी रेट तभी तक ठीक रहेगा, तभी तक रहेगा कि एक फीमेल बेशक फर्टाइल रहती है, 15 ईयर्स है उसकी, 18 ईयर्स में मैरिज हुई, 20 ईयर्स में जाके फैमिली प्लानिंग में एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा उन्होंने 23-24 ईयर में 3-4 के ईयर्स के गैप के बाद कर लिया, नाउ दे डोंट वांट। ठीक है, अब 2 बच्चे हो गए, 2 बेटियां थी, बेटा था, या वट एवर दे वुड बी हैविंग, नाउ दे डोंट वांट, तो फैमिली साइज अगले का कंप्लीट है, तो फर्टिलिटी रेट वहां पे उस फीमेल का तो स्टॉप हो गया ना। इसका मतलब ये थोड़ा कि 49 ईयर्स तक है तो वो एवरी 3-4 ईयर्स एक बेबी को बर्थ दे सकती है, तो वो 10 बच्चों को बर्थ देगी। सो दिस इज नॉट द थिंग, बट आपको देखना पड़ता है कि इसके इंडिकेटर्स क्या। हमने अगर फर्टिलिटी रेट एक फीमेल का देखना है कि वो एक एज में 10 बच्चों को बर्थ दे सकती है, पर देती तो नहीं है। जैसे 2 बच्चे हैं या 3 हैं, मैक्सिमम 4 हैं, वो भी अब होते नहीं है, 1 और 2 हैं। ठीक है, तो आप देखिए फैमिली का साइज है एंड दे आर एक्चुअली डोंट वांट टू, उसकी वजह से हमें पता चलना चाहिए, वो सेंसस बताता है हमें कि एक फैमिली का साइज कितना है। बेशक फीमेल फर्टाइल है, टोटल फर्टिलिटी रेट उसका है, ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी व्हेनेवर द फैमिली वुड बी, दे आर नॉट फैमिली प्लानिंग। So these are some factors which you have to keep in your mind, so that these are the things, okay? So अर्बन में, रूरल में, राजस्थान में, यहाँ कहीं और पता क्या होता है, वहाँ पे ना लिटरेसी एरिया, कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, ये नहीं है कि 2 हो गए बच्चे, 3 हो गए, हमने तो 4 ही करने हैं, सो दे हैव टू प्लान। और कुछ एरिया में लोग पसंद करते हैं, अर्बन एरियाज में लोग एक पे आ जाते, सो ये डिपेंड करता है। कुछ एरियाज, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे इलिटरेसी का रेट ज्यादा है, ठीक है, सो देन दे वांट की ज्यादा हो। और स्लम एरिया होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, देन वहां पे फर्टिलिटी रेट तो चलो फीमेल का रहता ही है 49 ईयर्स तक, बट बिकॉज दे वांट मोर किड्स, सो फर्टिलिटी रेट को आप जज करोगे उसी हिसाब से ही। तो उसी हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट है जो नंबर ऑफ किड्स, नंबर ऑफ बर्थ्स एंड द टोटल and the number of the females, that too during the fertile period। जैसे ही 50 इयर्स की क्रॉस होती है तो उस फीमेल का हम टोटल फर्टिलिटी रेट में काउंटिंग में उसका नाम नहीं लेते हैं, बिकॉज नाउ शी इज नो मोर फर्टाइल। So keep on thinking in this matter, keep on thinking like this, okay? So these are the okay, so एक मैम को भेजना था मुझे, 1 मिनट। ये कुछ लोग आप में से ही काफी लोग मैसेजेस एक्चुअली करते हैं, कहीं पे लिंक नहीं वर्क कर रहा है, सो ठीक है। एंड नाउ इस चीज को प्लीज समझिए आप ध्यान से, थोड़ा सा आपको ये सब। अब एक और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, क्रूड फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, नाउ दे अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड द नेट रिप्रोडक्शन रेट। ये थोड़ी थोड़ी टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन ना दिस इज क्वाइट क्लोज, ओके? सो ये बहुत पास पास है, हल्का हल्का सा फर्क है। अब नाउ वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट। यस बेटा, हु इज आस्किंग क्वेश्चन? यस अंतरा जी, प्लीज आपकी वॉइस डिस्टर्ब है, प्लीज आप अपना बंद कीजिए स्पीकर। ओके, सो नेट रिप्रोडक्शन रेट है जो, वो है NNR से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द एवरेज नंबर ऑफ द लाइव फीमेल चिल्ड्रन that would be born to a woman with the existing fertility and the mortality pattern in the age group of the 15 to 49 years। अब देखो, ये एक और टर्म है जिसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट रिप्रोडक्शन रेट। हमने फीमेल्स का नेट रिप्रोडक्शन रेट देखना है। अब आप देखिए कि एक फीमेल ने बर्थ दिया बेटी को, ठीक है, फीमेल को बर्थ दिया, सो अब हो सकता है उसने 20 इयर्स में एक फीमेल को बर्थ दिया, एक फीमेल ने, ठीक है, और वो अगले 18 इयर्स में दैट फीमेल वुड आल्सो बी
15 ईयर्स में, वैसे तो 15 से लेते हैं, अनदर 15 ईयर्स में जब एक फीमेल ने 20 ईयर्स की थी, उसने बर्थ दिया एक बेबी फीमेल को, ठीक है, तो आफ्टर 15 ईयर्स ये जो फीमेल होगी, मदर फीमेल होगी जो, वो 35 ईयर्स की रहेगी, बट नाउ अब उसकी जो डॉटर है दैट वुड आल्सो बी 15 ईयर्स, सो वो भी तो रिप्रोडक्टिव एज में आ गई ना, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो अब वो भी रिप्रोडक्टिव एज में आ गई, तो अब क्या होगा कि अब वो भी एक रिप्रोडक्टिव एज में आने से उसका भी आ गया, मतलब वो भी एक रिप्रोडक्शन में, एक फर्टिलिटी रेट में कंट्रीब्यूट करने लग गई है। इसका मतलब समझिए, एन एवरेज नंबर ऑफ द लाइव फीमेल चिल्ड्रन, लाइव जो लिव है, लाइव मतलब लिविंग है, फीमेल चिल्ड्रन that would be born to a woman with existing fertility and mortality pattern in the age group of the 15 to 49 years, ठीक है। अब अगर आप 35 से another 15 years अंतरा अंतरा चक्रवर्ती या अंतरा चक्रवर्ती का yes, I'm saying, but डिस्टर्बेंस हो रहा है। now I cannot just help it because I cannot just mute her. अंतरा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज, शी इज नॉट लिसनिंग एक्चुअली, सो आई कैन नॉट जस्ट हेल्प इट आउट, आई डोंट नो। ओके सो आई एम जस्ट सेइंग इट दैट, आप देखिए इस बात को जरा ध्यान से, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट फर्टिलिटी रेट। नेट फर्टिलिटी रेट में आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक फीमेल 20 इयर्स की थी, शी हैज गिवन बर्थ टू अ फीमेल, ओके। सो वो एक फीमेल जिसने अभी फीमेल को बर्थ दिया है, वो भी तो फर्टिलिटी रेट में आती है, बट उसने उसकी 15 इयर्स के बाद उसकी जो डॉटर है लिविंग है, तो शील ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दी फर्टिलिटी रेट, बिकॉज 15 से 49 इयर्स तक उसकी मदर भी फर्टिलिटी रेट में है, वो भी अब फर्टिलिटी रेट में आ गई है। हो सकता है अनदर 3 इयर्स बाद, जब वो मदर फीमेल थी, उसने 23 इयर्स की हुई थी, उसने भी फिर एक फीमेल को बर्थ दिया, अगेन 2 डॉटर्स, तो वो भी अनदर 15 इयर्स के बाद जब ये मदर 38 इयर्स की होगी, तो शी वुड आल्सो बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द नेट फर्टिलिटी रेट। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्टिलिटी रेट नेट जो है हमारा, ठीक है। उसमें अगर हमें देखना है तो ये क्या हुआ, ठीक है, उसमें फर्टिलिटी रेट में जितनी फीमेल्स हैं हु आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द फर्टिलिटी रेट, सो वो सब हमें देखनी है। इसकी एग्जांपल को आप ध्यान से सुनिए, जो लाइव फीमेल्स हैं जो उस बर्थ उस एज में हैं, तो हो सकता है वो 3-4 फीमेल्स को जितना भी वो फर्टिलिटी पैटर्न्स हैं, ठीक है, तो उसमें अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगी तो वो सारा का सारा नेट रिप्रोडक्शन रेट में वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो NNR is indicating the number of the live female children that are going to replace the mother within the reproductive year, ठीक है। So NNR in India is estimated 1.61, मतलब था ये इस ईयर में 80 to 85 and is found to be declining। 80 to 85 में ना रिप्रोडक्टिव ये एज बहुत ज्यादा थी, 1.61 था ये जो कैलकुलेट किया गया था, बट उसके बाद 85 से उसके बाद ये डिक्लाइनिंग है, बिकॉज जो रिप्रोडक्टिव एज है और जो नंबर ऑफ बर्थ्स हैं ऑब्वियसली फर्टिलिटी वाले, सो दैट्स एक्चुअली बिकमिंग लो दीज डेज, ओके। सो ये तीनों आपने याद रखनी है। सो नाउ दिस इज द एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी एंड देयर डिटर्मिनेंट्स, ओके। सो इनके डिटर्मिनेंट्स क्या है, कहते कि अगर आप देखो कि मेल न्यूट्रिशन अगर हाई होगा तो ऑब्वियसली मोर्टेलिटी बढ़ेगी, मॉर्बिडिटी बढ़ेगी। मोर्टेलिटी रेट्स आर जनरली एज वेल एज द एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, ये रिफ्लेक्ट करते हैं द इंसिडेंस ऑफ द मेल न्यूट्रिशन इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सेक्स, एज, कम्युनिटी बेस्ड, ये सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है। So mortality rate which are computed for the giving us an idea of the incidence of the malnutrition in a community. So it depend करता है कि कितना malnutrition है, because obviously if the nutrition is good that improves the quality of life. If the malnutrition is there, is indicated in some of the society or it's becoming the epidemiological. So that means the mortality, morbidity rates, they are on increase. So अब हमने क्या पढ़ा था, crude birth rate, then general birth rate, then the net reproductive rate, okay. So now we are going to concentrate on the crude death rate, okay. Crude death rate
एंड देन क्रूड डेथ रेट क्या होगा, वही से नंबर ऑफ डेथ्स, पहले हम बर्थ्स ले रहे थे, मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे थे, इनटू 1000 कर रहे थे, नाउ वी विल बी गोइंग टू डू नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर, मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड दी क्रूड डेथ रेट। इसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पहले हमने बर्थ रेट लिया है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी उसी तरह से कैलकुलेट होगा कि सेम वे से, ठीक है। और इसके क्या है, इसके भी फैक्टर्स यही हैं, अर्ली मैरिज है और इम्प्रूव, अगर इसको कम कर सकते हैं, अगर हम डिक्लाइन करेगा तो उसमें क्या हुआ है कि अब इम्प्रूवमेंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, कंट्रोल है हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेस पे, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द बेटर मेडिसिन है, वेरियस एंटीबायोटिक्स, एंड उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं लोग, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द सेफ डिलीवरीज ऑफ द इन्फेंट्स in the public health departments and the balanced diet and the safe drinking water also, ठीक है, ये भी contribute कर रहे हैं आपकी। and now again that there is another term which is called the neonatal mortality rate। इसको हम कैसे करते हैं, जो इन्फेंट डेथ्स है ना वो कब से कब तक होती हैं, जब इन्फेंट 4 वीक्स का होता है या 28 डेज का, ठीक है, उसमें नियोनेटल डेथ्स हो जाती हैं। वो होती है रीजन ऑब्वियसली मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी, ड्यूरिंग बर्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, बट बेसिकली दिस इज अ न्यूट्रिशन बेस्ड, मानिए मेरी बात, न्यूट्रिशन बेस्ड है। न्यूट्रिशन मदर का हेल्दी होगा तो वो उसको ना कोई बीमारी होगी, एंड देन शी कैन एक्चुअली बियर द पेन्स ऑफ द डिलीवरी सिस्टम्स एंड शी कैन रिकवर फ्रॉम दैट आल्सो, अगर वो पहले से हेल्दी है, ठीक है, एंड बच्चा भी हेल्दी ही होगा। एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को अगर हम कंपेयर करें तो नंबर ऑफ द डेथ्स अंडर द एज ऑफ 28 days of the age and total live births कितने हुए हैं in 2000, इसमें भी हमने टोटल लाइव बर्थ कितने हुए हैं, उसमें से डेथ कितनों की होगी विद इन द एज ऑफ 28 days, बिकॉज नियोनेटल डेथ्स आपने कैलकुलेट करनी है ना, तो नियोनेटल डेथ्स जो होती है ना वो विद इन 28 days होती है, विद इन द 4 वीक, कोई 1 वीक में, कोई 2 वीक में, 3 वीक, मैक्सिमम 24 वीक्स और 28 days तक जब इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है। और जो तक टोटल जितने भी बर्थ हुए थे उन पे हमने काउंट करना है कि टोटल बर्थ में से कितनों की डेथ होगी, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द 1000, सो इट वुड बी neonatal mortality rate I mean calculation, okay। So now again we are actually considering the perinatal, so this was the neonatal within the 28 days, so now we are more concerned of the perinatal। पेरीनेटल का क्या है कि समटाइम्स स्टिल बर्थ्स होते हैं, बेबी डिलीवरी से पहले ही मदर के वॉम में डेथ हो जाती है, एंड देन स्टिल बर्थ होता है, करवाया जाता है, ठीक है, अकर दी लेट और समटाइम्स अकरिंग दी लेट फीटल मतलब 8th या 9th मंथ में जाके स्टिल बर्थ्स होते हैं मदर के, क्योंकि बेबी अंदर ही डेथ हो जाती है मदर के वॉम में, ठीक है। तो 28 वीक्स की ऑफ द जेस्टेशन या मोर डेथ्स होती है 1 वीक ऑफ द, या फिर फर्स्ट वीक में ही हो जाती है बर्थ के 1-2 दिन में, 3 दिन में, फर्स्ट वीक में। सो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट को हम कैसे करते हैं, या तो लेट फीटल डेथ्स हैं या स्टिल बर्थ्स कितने हुए हैं, प्लस डेथ्स विद इन अ वीक ऑफ द बर्थ हो गई है, या फिर 1000 उसका वेट जो था ना वो ओवर था 1 kg के आसपास था, अगर, क्योंकि वो वेट बहुत कम है ना, नॉर्मल वेट भी नहीं है, 2.8 kg होना चाहिए नॉर्मल बर्थ रेट, तो 1 kg का बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है, और उसकी डेथ अगर विद इन अ वीक, विद इन 1-2 days हो जाती है, या फिर वो स्टिल बर्थ ही होता है, और उसका डिवाइड हमने करना है किससे, टोटल लाइव कितने बर्थ हुए थे प्लस स्टिल बर्थ्स वेइंग 1 kg ग्राम एट बर्थ पे कितने थे, ठीक है। सो उन चीजों को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट का हमें पता चलेगा। और होती क्यों है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, complications in placenta और disorders in the infant or some kind of the disorders अगर हैं infants में, ठीक है। And you may however remember the following main causes like low birth weight हो गया, injuries during birth हो गई, congenital malformations हो गई, infections after birth हो जाती हैं, तो इनसे भी deaths होती है, these are the various reasons, ठीक है। So several factors have been identified to influence these main causes. So they are the, एक तो मदर की एज बहुत मैटर करती है, अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, मदर की एज लेस देन 19 years है,
और समटाइम्स लेट प्रेगनेंसी है और मदर की एज मोर देन 35 ईयर्स है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में भी इन्फेंट्स की डेथ होती है, लेट और अर्ली। स्पेस बिटवीन द प्रेगनेंसी अगर लेस स्पेसिंग है, एक बच्चा हुआ अगले साल फिर हो गया, अगले साल फिर हो गया, गैप ही नहीं है, ठीक है। अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना बच्चे का वेट बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, और न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द रीजन और हेल्दी न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द रीजन इफ शी डिडंट गेट, ठीक है। एंड पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर, ऑब्वियसली सो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, गरीब घर से है, नहीं मिल रहा है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, एक तो अवेलेबिलिटी नहीं थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर्स नहीं मिले, पॉलीक्लिनिक नहीं मिले, हेल्थ सेंटर्स पे नहीं मिल पाए, और कई बार ऐसा होता है कि अगर थे भी तो यूटिलाइज नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी। एंड समटाइम्स क्या है कि बच्चे छोटे की डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो इनप्रॉपर डिलीवरी हुई है, ठीक है, और नॉन क्वालिफाइड थे डॉक्टर्स, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स नहीं मिल पाए, इफ दिस इज द रीजन। So perinatal mortality is considered to be very sensitive. Okay, so this is actually because कई बार क्या होता है कि बच्चा अगर 1 मंथ का होके भी डेथ होती है तो एटलीस्ट कुछ सर्वाइव करता है, तो आपके पास एटलीस्ट 1 मंथ होता है कि यू कैन एक्चुअली सेव दैट किड। बट क्या होता है कि अगर 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 बच्चा बहुत ही मतलब छोटा है, स्टिल बर्थ होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है बिकॉज आपको चांस ही नहीं मिलता है बेबी को सेव करने का, कि उसको टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। सो इसमें क्या है कि एंटीनेटल केयर और द नेटल केयर एंड द पोस्ट नेटल केयर, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। एंटीनेटल है केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड नेटल केयर है केयर ड्यूरिंग डिलीवरी, पोस्ट नेटल केयर है केयर आफ्टर बर्थ। So antenatal, natal and the postnatal cares, they are mandatory so that you can save the kids and then the quality of the life should be provided to them. Okay. So perinatal mortality is high and the attempts are being made to control this mortality. In developing countries like our country, and the infant mortality rate जो है ना, mortality during the first year is very high, and पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा ठीक है, बट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ इज मोर टेंशन वाली बात है ये। ओके, सो द पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया रिपोर्टेड टू 56, और जबकि यूके में 10 to 20% है। अदर कंट्रीज में भी, डेवलप्ड कंट्रीज में भी होता है, बट एटलीस्ट कम तो है। बट इन इंडिया दिस इज मोर बिकॉज इंडिया में थोड़ा सा हम एक तो डेवलपिंग है, डेवलप्ड कंट्री के साथ नहीं है, और थोड़ा फाइनेंशियली इकोनॉमिक स्टेटस हमारे एक बिलो पॉवर्टी लाइन वालों का कम है, तो उनमें ऐसे केसेस ज्यादा मिलते हैं। तो पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी रेट, अब देखिए आप, मोर्टेलिटी रेट हम सारी तरह का पढ़ रहे हैं। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोस्ट नेटल बिकॉज एंटीनेटल, नेटल एंड द पोस्ट नेटल। ओके, उसमें भी अगर केयर नहीं मिलेगी देन ऑल्सो देयर आर चांसेस सो दैट द किड कुड डाई, ठीक है। तो पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी रेट का क्या है, डेथ्स इन इन्फेंट्स 28 days to 1 year में, और टोटल लाइव बर्थ्स कितने होते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय द 1000 सो दैट वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट बाय दिस मेथड। अच्छा, टॉडलर मोर्टेलिटी रेट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग। ये सारी डेफिनेशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज ये पेपर में आती हैं देने चाहिए, ठीक है। So the children between the 1 to 4 years are known as the toddler or the preschooler of the age of the children. The number of the deaths in 1 to 4 years age of the children per 1,000 such children is known as the toddler mortality rate. Okay. Okay, so this is the टॉडलर मोर्टेलिटी रेट होती है 1 to 4 years तक भी। सो इसमें क्या होता है, अगर इन्फेंट की थोड़ी बहुत केयर हुई है, उसको थोड़ी दिक्कत थी, एंड देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देन आफ्टर 1 month एंड देन 1 year में भी उसकी केयर हो गई, केयर नहीं हुई ऑब्वियसली, तो क्या होगा कि उसकी हेल्थ ऑब्वियसली गेट डिटीरियोरेटेड। ओके, so infant mortality rate has long been used as an indicator of the health status of a population.
ये एक्चुअली इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है ना, इसको हम ज्यादातर इंडिकेटर मानते रहे हैं हेल्थ स्टेटस का किसी भी पॉपुलेशन में, क्योंकि देखो इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट है उसी से पता चलता है कि आपकी हेल्दी कितनी होगी पॉपुलेशन। अगर बच्चा पैदा ही हेल्दी नहीं हुआ है तो हाउ कुड बी, लेटर स्टेज पे उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। However, now it's being realized, अब ये भी रियलाइज होता है कि 1 to 4 years वाला मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि अगर बच्चा हुआ है तो उसकी केयर कर सकते हो, और केयर करके न्यूट्रिशन देके उसको अच्छी सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करके इफ यू कैन टेकन केयर। लेकिन अगर उसका भी टेक केयर नहीं होता है और वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक भी उसका टेक केयर नहीं हो रहा है, तो ये और भी टेंशन की बात होती है, बिकॉज अब वो ज्यादा मोर्टेलिटी रेट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, बिकॉज अब उसकी टेक केयर नहीं हो रही है, वो ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं। तो प्री स्कूल एज 1 to 4 years की होती है, उसके साथ एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे के ऊपर एक तो न्यूट्रिशनल प्लस इमोशनल स्ट्रेस भी आ जाती है, बिकॉज अब वो चीजों को समझता है। जाओ ही स्टार्टेड लिविंग सम सोसाइटी, ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल प्री स्कूलर्स में, सो वो सारी चीजें सोसाइटी में उसके मेंटल स्ट्रेस की भी बात है, वो भी तो निकल के सोसाइटी में भी आएगी ना, बिकॉज ही हैज टू लिव इन द सोसाइटी। पहले तो सिर्फ हेल्थ थी, अब उसका मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेसेस, उसका बिहेवियर, दैट विल आल्सो स्टार्ट अफेक्टिंग द सोसाइटी इन विच ही और शी वुड बी इज गोइंग टू लिव। ओके, सो ये कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं इनको ध्यान से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो सेकेंड ईयर ऑफ द लाइफ है ना, उसमें भी बहुत डाइंग के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। टॉडलर मोर्टेलिटी रेट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक, एजुकेशनल, cultural and the nutritional status of the community. So toddler mortality rate has taken the indicator for several developmental programs, okay, और the nutritional programs. So हमें ये देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि ये एक बहुत सेंसिटिव है, 1 to 4 years वालों की भी टेक केयर करनी है, because after all they have started living in the society and उनकी mental stress और emotional stress से हमें फर्क पड़ता है। So now अब एक और आ गया maternal mortality rate, जिसमें जो मदर्स है ना ड्यूरिंग प्यूरिल पेरल कॉजेज जो हैं वो सारी बढ़ जाती हैं। सो नंबर ऑफ द प्रेग्नेंट विमेन इन इंडिया एंड जो डेथ्स के ड्यूरिंग उनकी डेथ होती है, सो सॉरी बर्थ के ड्यूरिंग, चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग डेथ होती है, सो उसका भी हमें ख्याल रखना है। तो दैट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। अगर वो भी हेल्दी नहीं है, वो उनकी भी डेथ होनी शुरू हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी सेंसिटिव मैटर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द फैक्टर्स, ओके। सो द मोर्टेलिटी रेट और इसके की फैक्टर्स क्या हैं, अगर आपने गवर्न करना है, यू हैव टू गवर्न द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट स्पेसिफिकली। सबसे पहले तो मदर की एज देखिए, ठीक है। अर्ली बर्थ्स नहीं होने चाहिए, 17, 18, 19, एटलीस्ट दैट एज शुड बी बिटवीन द 20 to 35 years, नॉट मोर देन 35 years। और जो कंसेप्शन एज एटलीस्ट 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 years तक हो। सो इट्स लाइक 30 to 32 ईयर, मतलब 10 to 12 years ही उसकी फर्टिलिटी के ईयर्स बेस्ट माने जाते हैं। एंड बर्थ इंटरवल्स का ख्याल रखिए, एक बच्चे के दूसरे बच्चे में गैप होना चाहिए। पैरिटी इज वन ऑफ द थिंग, हाई पैरिटी मीन्स मोर नंबर ऑफ द बर्थ इन केस ऑफ द मदर पोजेस रिस्क टू हर लाइफ। अब इतने कितने बच्चे, 4-5 बच्चे पैदा करेगी और विदाउट गैप, सो उसकी अपनी मोर्टेलिटी रेट उसके लिए हाई हो जाता है, उसकी अपनी हेल्थ रिस्क पे आ जाती है। अंडर न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वन ऑफ द, ये तो समझाने की बात ही नहीं है। प्रेगनेंसी है, मदर को हमेशा ही अगर फैमिली प्लान कर रहे हो तो उसके न्यूट्रिशन का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। सो अदर पॉपुलेशन पैरामीटर्स कौन से हैं? अब ये था पहले बर्थ रेट से फर्टिलिटी रेट था, अब मोर्टेलिटी रेट्स हमने कितनी तरह के डिस्कस किए। ऑब्वियसली द मोर्टेलिटी रेट्स वर मोर, ठीक है, डेफिनेशंस। So now we are actually going to see the population parameters, other population parameters, इस जिसमें हमने ग्रोथ रेट को देखना है। उसमें हमने क्या करना है, जितने लाइव बर्थ हुए
और कितने नेट माइग्रेंट्स भी आए, और माइनस करना है उसमें डेथ्स कितनी हुई, और डिवाइड करना है कितनी पॉपुलेशन है उस ईयर की, एंड इनटू मल्टीप्लाई करना है 1000 में। क्या है इसमें सारी की सारी पॉपुलेशन ले लेनी है जो कि लाइव है, लाइव बर्थ कितने हुए और माइग्रेंट हो गए उस एरिया में कितने है, तो वो भी तो ऐड होंगे ना पॉपुलेशन में। एंड देन फिर डेथ्स कितनी हुई उसको हमने माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन हमारी पता चल जाएगी हमें, ठीक है, ठीक है। तो मिड ईयर की पॉपुलेशन हमें पता चल जाएगी, इनटू 1000 पता चल जाएगा, ठीक है। So growth rate includes in your natural rate of increase in the population and also net migration of the population. The growth rate is not uniform in the world. So the rate is higher in developing countries. ठीक है. So obviously जो रेट डेवलप्ड कंट्रीज में ये रेट कम होता है, obviously developing countries में that rate is higher, always it's higher. ठीक है. एंड द नेचुरल इंक्रीज रेट को कैसे हमने निकालना है, दीज आर सम डेफिनेशंस व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस, they are actually explained in this chapter, so you have to be very much aware about all these things. These are very important factors, okay. So the natural increase rate क्या होता है, crude birth rate divide minus crude death rate, obviously. तो natural increase rate कितना होगा, जितना birth हुआ और जितनी deaths हुई, ठीक है. सेक्स रेशियोज क्या होती हैं, सेक्स रेशियोज का नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल, आप देखते हो ना जब हम कभी भी बात करते हैं तो 1000 के डिवाइडेड ही देखते हैं, अगर 1000 मेल्स हैं 1000 फीमेल्स हैं देन इट्स बैलेंस्ड। एंड अब क्या होता जा रहा है इंडिया में, तो पर 1000 मेल्स फीमेल्स की रेशियो तो बहुत कम हो गई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस, ये फर्टिलिटी रेट, ये रेट, वो रेट, ठीक है, कितने हैं, फिर हेल्थ इश्यूज हैं, फिर डेथ्स हैं, फिर फीमेल बर्थ को ही कंट्रोल किया जाता है बिकॉज दिस इज प्रेफर्ड, मेल बर्थ इज प्रेफर्ड ओवर द फीमेल बर्थ, ओके। So sex ratio is favor of the females is favored by the demographic and the higher literacy and the socio-economic conditions, ठीक है। तो अब एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ठीक है, बिकॉज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो हमें पढ़ना है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ रिलेटेड एसोसिएटेड ये एक फैक्टर है, ठीक है। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा होगी लाइफ हर पर्सन जो भी बर्थ हुआ है जिसका, एंड that can live a good quality of life and for more years obviously, and the less mortality we will be expecting, ठीक है। सो क्या होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे पहले तो हमने बर्थ पे देखनी है, whenever the person, किसी बच्चे का बर्थ हो रहा है तो एवरेज नंबर ऑफ द इयर्स अ न्यूबॉर्न बेबी कैन बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द एग्जिस्टिंग स्केड्यूल ऑफ द मोर्टेलिटी। सो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन कि एवरेज नंबर कितने वो जिएगा जिसका बर्थ हुआ है, ठीक है, उस बच्चे का वो कितने साल तक जिएगा, ये एक्सपेक्टेशंस भी तो होती है ना कि कितने साल तक बच्चा जिएगा, है ना। तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो हम मैटर करते हैं, एक बच्चा हुआ है तो हम सोचते हैं कि ये 60 साल तो एटलीस्ट जिएगा ना, ठीक है, 60 साल तक तो जिएगा ही, और लेस मोर्टेलिटी रेट होगा। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एनी एज, बर्थ में तो हम सोचते ही हैं, लेकिन किसी भी एज पे जाके, क्योंकि अब उसका लाइफस्टाइल कैसा, अब उसको कोई बीमारी है, अब वो कैसा हेल्दी है या नहीं है, सो दैट ऑल्सो मैटर्स। सो द एवरेज नंबर ऑफ द एडिशनल ईयर्स इन अ पर्सन would live from the given time considering the existing pattern of the mortality, okay। So the life expectancy जो है ना, एक ये बहुत ही एक सेंसिटिव हेल्थ स्टेटस है जिसको हम कंसिडर करते हैं एज ए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंक्रीज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तब होती है जब हमारा हेल्थ स्टेटस जो है वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट शुड बी गुड, ठीक है। And life expectancy at birth is partly dependent on the infant mortality. So life expectancy is lower in the developing than in the developed countries because of the higher infant mortality rate in the former. मतलब अगर ज़्यादा developing countries में ये ज़्यादा है obviously. So calculation expectancy of the life is based on the statistical abstraction from the existing age specific death rates. तो अगर हम कैलकुलेट करें ना एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ की, जो किस पे बेस्ड है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना।
अब माइनस भी करना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग एज है और स्पेसिफिक एज पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता हम कैसे करेंगे। देखो अगर हमारा एंटीनेटल, नियोनेटल एंड पोस्ट नेटल डेथ रेट कम है बच्चों का, और क्या है कि डेथ रेट लेटर स्टेज पे भी कम है, ठीक है, मतलब जो बर्थ हुआ है वो काफी सालों तक जी रहा है, उसका हेल्थ स्टेटस एंड आल्सो वी कैन एक्चुअली हैव दैट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ऑफ दैट पर्सन और द बच्चों का और जो ज्यादा होगा। अब लो बॉडी बर्थ वेट का मतलब है कि अगर 2.5 kgs का भी बच्चा है, ठीक है, वो नॉर्मल के पास पास हम उनको ले लेते हैं, तो उसको हम लेकिन 2.8 मैंने बोला है ना, 2.8 लेते हैं, तो 2.5 जो होगा वो कम होगा, लो बर्थ है। तो न्यूबॉर्न्स विद द लो बर्थ वेट इज कंसिडर्ड टू बी हाई रिस्क एंड द मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। टोटल सर्वाइविंग विद हाईली प्रोन टू द इन्फेक्शियस डिजीज एंड द ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, बिकॉज ऑब्वियसली उसका वेट कम है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे बिकॉज वो हेल्दी नहीं है, वेरियस डिजीजेस होंगी, वेरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शंस के लिए होगा, उसकी ग्रोथ भी रिटार्डेड होगी, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑब्वियसली बढ़ेगी, लेस होएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को फॉर मोर इयर्स हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न वेट लेस देन द 2.5 ग्राम इन आवर कंट्री इज एस्टिमेटेड, और 25 से 30% तो एक्चुअली लो वेट होते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स वुड बी आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो उसके बाद सेकंड है हमारा फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सबसे पहले तो हमें पॉपुलेशन पॉलिसी देखनी पड़ेगी। हर एक एक्चुअली हर किसी के एक पॉपुलेशन पॉलिसी होती है हर कंट्री की, जैसे दो हमारे दो स्लोगन्स, ऐसे वाले स्लोगन्स थे, ठीक है। तो ऐसे से कि लगा देते हैं एक्सपेक्टेंसी पे कि नहीं 2 से ज्यादा फैमिली में होने नहीं चाहिए, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ज्यादा नहीं करने। सो ये सारी चीजें हैं जो फैमिली प्लानिंग में काम आती हैं। फैमिली प्लानिंग में सबसे ज्यादा फैक्टर्स जो आते हैं वो हैं कि एक तो मदर की एज, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग में ऑब्वियसली अगर आपको बैरियर, पहले तो मदर की एज देखनी है, नॉट लेस देन 20 होनी चाहिए, नॉट मोर देन 30-32 ईयर्स होनी चाहिए, और उसके बाद गैप जरूर डालना है बीच में। तो गैपिंग के बड़े सारे मेथड्स हैं, स्पेसिंग मेथड्स के, एक बच्चे के बाद दूसरा गैप है, तो यू कैन यूज बैरियर मेथड्स, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, कंबाइंड मेथड्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, हार्मोनल मेथड्स हैं, पिल्स लेती हैं फीमेल्स, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स हैं, ठीक है। तो और भी मिसलेनियस मेथड्स हैं। तो टर्मिनल मेथड्स आर आल्सो देयर कि जब कोई बच्चे हो गए, नाउ दे डोंट वांट, द फैमिली प्लानिंग हो गई है, 2 और 3 किड्स चाहिए थे, उसके बाद मेल की स्टरलाइजेशन हो सकती है, फीमेल की स्टरलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। सो बड़े सारी ऐसी चीजें हैं जो यूज की जा सकती हैं। वेरियस थिंग्स आर प्रेजेंट केमिकल मेथड्स में, फोम टैबलेट्स, सपोजिटरीज, सॉल्युबल फिल्म्स, दे आर प्रेजेंट, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंट which could be used by the females, ठीक है। loops are there, copper teas are there which could be actually used. So copper tea की devices की एक बहुत advantages थी कि low expulsion rate है, lower incidence of the side effects है, easier to fit in है, barrier tolerated by है, and contraceptive effectiveness and postcoital contraceptive ये prove हुआ है। So hormonal contraceptives में oral pills could be used, ठीक है, and safe period during used, and terminal methods are also male sterilization and female sterilization with the laparoscopic and mini lap operations के साथ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड उसके बाद अगर बियॉन्ड दी फैमिली प्लानिंग मेजर्स की अगर हम बात करें तो रेजिंग एज एट मैरिज, सबसे पहले तो रेजिंग एज मतलब फीमेल्स की जो एज है उसको थोड़ा और बढ़ाइए, 18 से 20 आ गए, 20 से 22 ईयर्स मतलब तक होनी चाहिए, सो दैट द मदर शुड नॉट बी सो यंग। एंड जो मेडिकल जो अबॉर्शंस हैं theoretically defined as the termination of the pregnancy but before the fetus comes viable, तो आपको 28 वीक्स हैं जो पूरी प्रेगनेंसी होती है, तो इन बिटवीन अगर आप जितनी लेटर स्टेज पे करोगे उतना ही मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम्स आती हैं। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग कौन से होते हैं, सक्सेसफुल तब होगा जब आप the type of the management during the change agents, training, motivation, efficiency and availability भी होगी चीजों की। So resources available for contraceptives and the medicines होंगे,
ठीक है. So vehicles, the program through the multiple channels including the government and the NGOs would be there, and the strategies बनानी पड़ेंगी, promotion of the programs जो भी फैमिली प्लानिंग के लिए बनते हैं, इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स आल्सो. तो एक और डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हैं जो आपको सेट करनी पड़ेंगी, किसके लिए? फॉर एजुकेटिंग द फीमेल. फीमेल को पता होना चाहिए कि मैंने बच्चों को कैसे पालना है, कैसे प्रेगनेंसी होगी, पहले कैसे अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे ख्याल रखना है, और पोस्ट प्रेगनेंसी कैसे अपना भी और बेबी का भी ख्याल रखना है. एंड ऑब्वियसली ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन ऑल दीज थिंग्स वुड बी एक्चुअली प्रमोटेड. Health programs, applied nutrition programs, and involvement of the community is also और socially उसकी हेल्थ केयर करने के लिए लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, फैमिली मेम्बर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो अगर और दूसरी बात यह है कि आप हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को अवॉइड कीजिए. प्रेगनेंसी अगर 18 ईयर्स से बिफोर है, दैट शुड बी अवॉइडेड. उसको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए फीमेल को गेटिंग प्रेग्नेंट बिफोर अगर द 18 ईयर्स ऑफ हर एज. And the pregnancy after the age of the 35 years. Pregnancy after 4 births भी, 4 बच्चों के बाद उसको बार बार मत कीजिए, maximum 4. Pregnancy less than 2 years apart, मतलब 2 साल से जल्दी एक बच्चा हुआ तो 2 साल तक अब नहीं, एटलीस्ट 3 years भी होना चाहिए. सो फैमिली प्लानिंग, मेटर्नल हेल्थ का जरूर ख्याल रखना चाहिए. ठीक है, इन चीज़ों का फीमेल का. सो अब अगर हम हेल्दी लाइफ की बात करें, हेल्थ की, ठीक है, तो पर्सपेक्टिव है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. तो उसमें क्या है कि हेल्थ पॉलिसीज एंड पर्सपेक्टिव्स जितने भी हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनपुट्स हैं, जैसे हेल्थ डिलीवरी पर्सनल्स, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, नर्सेज शुड बी क्वालिफाइड, एंड पेरिफेरल वर्कर्स व्हिच कैन एक्चुअली utilize or you could be utilized, their services could be utilized for educating the persons, educating the females, educating the family members, educating the society, and for all these factors which we have discussed about all these things. Okay, so ये सारी चीजें, और sanitary and water supply should be pure, and sanitization would be taken care of. Strategies of for making the education or specifically health education policies. Okay, so these matters. ठीक है, और so to improve the quality of the life, and life expectancy should be more. Antenatal, neonatal, postnatal and mother की before pregnancy and after pregnancy care, health education को अप्लाई करना, डॉक्टर्स की और बाकियों की सर्विसेज का ख्याल रखना, so they can have the good amount of the knowledge which can provide, and you can actually utilize all these things. Okay, so अब इन्फेक्शन से बचाना, इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं? सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट द एजेंट्स ऑफ द कंटेमिनेशन. सबसे पहले एजेंट ऑफ द इन्फेक्शन को देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, बच्चे को क्यों हो रहा है, और कौन से वायरसेस हैं जो कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, वाटर बोर्न तो नहीं है, एयर बोर्न तो नहीं है, सॉइल बोर्न तो नहीं है, इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, और किस टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है. Either the infection is caused by the viruses, rickettsia, and bacteria, fungi, protozoa, metazoal parasites, ectoparasites. What kind of the infection is there in that particular area, and what kind of, जैसे कोरोना था, एक ही बार में सबको हो गया, so we have to see कि इतने लोगों को क्यों हो रहा है और छोटे बच्चों को क्यों हो रहा है, और spreading of the influenza is also there. By the temperature क्यों हो रहा है बच्चों को, ठीक है, फीवर क्यों हो रहा है, और रनिंग नोज, स्नीजेस क्यों हैं, मतलब these are all kind of the infections and caused by the so many viruses, bacteria, protozoas, fungi and metazoal parasites and all. Okay, so आपको सबसे पहले क्या करना है, एजेंट ऑफ इन्फेक्शन देखना है कि कौन सा इन्फेक्शन फैला रहा है और उसका सोर्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से फैल रहा है, हाथों से फैल रहा है, एक दूसरे से फैल रहा है, स्नीजिंग से हो रहा है, कपड़ों से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और उसका होस्ट क्या है, रिकेट्सिया है, वायरस है, कौन है. ठीक है, सो ये चीजें, एजेंट ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द होस्ट, और वो किसको अटैक कर रहा है. ठीक है, कई बार कहते हैं चिकन मत खाओ उससे फैल रहा है, किसी काउस बफेलोस के फुट अल्सर कोई डिजीज हो रही थी उससे फैल रहा है. इस तरह से किसको है, एजेंट कौन है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा, स्नीजिंग से, टच से. कई बार होता है ना कि टच से या स्नीजिंग से नहीं हो रहा, एक कम्युनिकेबल नहीं है डिजीज, वो है या नहीं है, ऑब्वियसली ट्रांसमिशन होगा, किसी ना किसी तरह से होगा. एपिडेमियोलॉजिकल डिजीजेस इसी तरह से ही होती हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं, एक से फैलती हैं, और कैसे फैल रही हैं और किस तरह का है, और एजेंट कौन है, और वो किस तरह के हॉस्ट में पल रहा है, वो बच्चों को ज्यादा अटैक कर रहा है, फीमेल्स को अटैक कर रहा है,
प्रेग्नेंट फीमेल्स को कर रहा है या छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, कभी मलेरिया फैल जाता है, कभी चिकनगुनिया फैलता है, तो ये सब है, कौन सा इसका एजेंट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा होता है, किस तरह से होता है, कौन इसके होस्ट है, किन को हो रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू बी टेकन केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. So so all these things should be taken care of. अगर तो वायरस है तो वायरस का ख्याल रखना पड़ेगा. रिकेट्सिया है, ये ऑल्सो पैरासाइट्स होते हैं. बैक्टीरिया की भी बड़ी सारी डिजीजेज हैं. फंजाई से होती हैं, स्किन डिजीजेज होती हैं, ओरल कैविटीज की डिजीजेज होती हैं. प्रोटोजोआ से आपको सिंगल सेल ये होते हैं, इससे आपको काफ़ी सारी डिजीजेज होती हैं, जो डायसेंट्री, कैलाजार, मलेरिया इनसे होता है. ठीक है. सो मेटाजोल से आपको राउंड वर्म, टेप वर्म, गिनी वर्म, ये सब हैं. फिलेरिया इज ऑल्सो वन ऑफ द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द मेटाजोल पैरासाइट. सो इको पैरासाइट्स भी होते हैं, जिनसे आपको ये एक्सटर्नल एक्सटीरियर ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमंस को होती है, जो ये उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं. इको पैरासाइट्स जो होते हैं. ठीक है. एक्टो पैरासाइट, सॉरी. सो द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन इसकी होस्ट होती है, एंड लाइक लाइस, स्केबीज, माइट्स, एंड ये स्किन के अंदर भी इनके लार्वे चले जाते हैं. सो दीज काइंड ऑफ दी थिंग्स जो आपको देखनी पड़ेंगी कि कौन सी डिजीज कैसे होती है, होस्ट होता है, इन सबको. सो हमारे जो ह्यूमन रिजर्वायर में होती है ना, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में 3 तरह के रिजर्वायर्स हो सकते हैं. तो जो ह्यूमंस को होती हैं उसमें कौन से डिजीजेज हैं, जैसे मेन इन्फ्लुएंजा, मीजल, चिकन पॉक्स, मम्स, वर्म्स से होती है. एम्स, एड्स, पोलियो, दीज आर सम काइंड ऑफ द ह्यूमन रिजर्वायर वायरसेस. ठीक है. तो पर्सन जिसको ये डिजीजेस होती हैं, जिनको ये डिजीज कर सकते हैं. सो पर्सन में बी 2 डिफरेंट ऑर्डर्स लाइक क्लिनिकल. ठीक है. एंड क्लिनिकल में क्या हो, एंड सब क्लिनिकल ऑल्सो. क्लिनिकल में क्या होगा कि विच मीन्स अ पर्सन हैज द डिजीज एंड फुल ब्लोन साइंस एंड द सिम्टम्स. ये होता है कि अगर इनमें से कोई भी डिजीज आपको होती है पर्सन को, तो उसको सिम्टम्स नजर आते हैं, सामने पता चलेगा कि ओके इसको डिजीज हो गई है, बिकॉज द सिम्टम्स आर विजिबल. एंड समटाइम्स सब क्लिनिकल होती है, जिसमें ना पर्सन का जो डिजीज का एजेंट है ना, वो डिजीज को इतना ज्यादा मैनिफेस्ट नहीं करता, मतलब साइंस एंड सिम्टम्स इतने विजिबल नहीं होते हैं, पता नहीं चलता कि डिजीज है या नहीं है. क्लिनिकल केसेस में तो बट ऑब्वियसली जल्दी पता चल जाएगा, तो जल्दी इलाज हो जाएगा. सब क्लिनिकल में क्या होता है, सिम्टम्स का पता नहीं चलता, इन्फेक्शन चल रहा होता है, और जब तक वो बहुत फैल जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जाके पता चलता है, फिर दिक्कत आती है. फिर ऐसे ही होता है कि मम्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, बी, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, ये सब क्लिनिकल काइंड ऑफ डिजीजेज हैं, जिनका लेट पता चलता है. ठीक है. थर्ड ऑर्डर ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड द लेटेंट इन्फेक्शन. ओके. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सम क्लिनिकल इन्फेक्शन. In the latent infection, the person after having the acquired an infection and get rid of the it completely, even after the supposedly being cured by the infection, अगर cured भी हो जाता है, then also वो infection कहीं ना कहीं अंदर रह जाता है, symptoms ही खत्म होते हैं, but वो जो वायरस है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर ही living होता है. ठीक है. तो जैसे ही कोई चीज फिर से उसको environment मिल जाता है, जैसे ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गए, but sometimes later on the stage, if that virus gets the favorable conditions, so again it comes to be seen and again it starts showing the symptoms. जैसे इसका main example है the herpes virus. So herpes virus जब होता है ना, herpes simplex virus जो है, ये एक latent infection है. ये जब infection आपको होता है ना, उसके बाद herpes virus कहीं नहीं जाता, that starts living within yourself. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है कि ये dormant conditions में रहता है, तो और कभी भी इरप्ट हो जाता है, कभी भी इरप्ट होके काम करता है आप पे. पर्सन्स, और ऐसे पर्सन्स who have the infection agent in their system but they do not show the evident disease, और उनको immune system की diseases होती हैं, जैसे infection to others terms as a carrier. क्या होता है कि sometimes ना एक पर्सन में एक करियर है, वो इन्फेक्शन, उसके अपने सिम्टम्स नहीं है, बट वो दूसरों को, जैसे कोरोना था ना, जो एसिम्प्टोमेटिक थे, जिसका तो सिम्टम दिख रहा है, उससे तो हम बच के रहते थे. अब समटाइम्स कोरोना के करियर थे, कोविड के करियर थे, बट वो एसिम्प्टोमेटिक थे. तो एसिम्प्टोमेटिक में क्या होता है कि एसिम्प्टोमेटिक में उनको सिम्टम्स दिख नहीं रहे थे, बट वो करियर तो थे ना, दूसरों को वायरस दे जाते थे, और दूसरा बंदे को फिर सिम्प्टोमेटिक भी हो जाता था. सो दैट्स व्हाट द थिंग्स. एंड अब एनिमल रिजर्वायर्स हैं, जैसे बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे हैव सोर्सेज ऑफ द इन्फेक्शंस. ठीक है. क्योंकि ये infection and the disease which is transferred to a man from the birds and animals are called the zoonoses. ठीक है.
सो ओवर 100 जूनोटिक डिजीजेज जैसे होते हैं ना, बर्ड्स एंड ये वो कहीं कहीं से लेके आते हैं, उनसे जब डिजीज होती है, सो दैट इज कॉल्ड द जूनोसिस, बिकॉज प्लेग, रेबीज, येलो फीवर, क्यू फीवर एंड द काला अज़ार, wild birds in particularly, they are actually spreading the mosquito borne encephalitis diseases और mosquito borne diseases होती हैं, so these are called the human reservoirs. अब है non living, so नॉन लिविंग रिजर्वॉयर जो हैं, सॉइल एंड अदर इनएनिमेट मैटर कैन आल्सो एक्ट एज ए रिजर्वॉयर ऑफ द इन्फेक्शंस. So soil may harbor some kind of the diseases like tetanus, anthrax, ठीक है, mycetoma, and the agents that can actually have the नॉन लिविंग रिजर्वॉयर से हो सकती है हमें diseases, ठीक है. सो द मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन में एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन आता है. डायरेक्ट ट्रांसमिशन में तो सीधा ही है कि आपको इन्फेक्शन एक सोर्स से दूसरे से, एक दूसरे से पर्सन से हो जानी है, स्किन से, टचिंग से, किसिंग से, ठीक है, और एड्स, लेप्रोसी वगैरह ये सब, और आई इन्फेक्शंस. ओके, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कफिंग, स्पीकिंग से होगी, ठीक है. इसमें डिप्थीरिया, कॉमन कोल्ड, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, इरप्टिव फीवर्स एंड चिकन पॉक्स वगैरह ये सब इसमें आती हैं. एंड कंटैक्ट विद सॉइल से जो आती हैं वो ससेप्टेबल टिश्यूज होते हैं जो ये डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शंस फ्रॉम द सॉइल, जैसे कंपोज और डिकेइंग वेजिटेबल मैटर से हो जाएगी, और कन्वेज द इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट. सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक वर्म्स, टिटनस इन्फेक्शन एंड द फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, ऐसे से इन्फेक्शंस कंटैक्ट विद सॉइल से होते हैं. एंड समटाइम्स इनोकुलेशन इनटू द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन. जब एक बार क्या होता है कि कुछ इनोकुलेट करके इंटरनल स्किन के बैरियर को अंदर कंटैक्ट करके चले जाएंगे, ओनली देन द इन्फेक्शन वुड बी देयर. So rabies, AIDS, hepatitis B, these kind of the diseases like are this. Okay, and transplacental, ये जो pregnant female के placenta को भी क्रॉस करके आगे diseases हो जाती हैं ना, तो वो इस तरह से होती हैं कि मदर से भी बेबी को चली जाती हैं. सो रूबेला, herpes virus, hepatitis, syphilis and AIDS are some kind of the infections which can actually cross the placental barriers and they can actually infect the womb में fetus को. सो इनडायरेक्ट, ये सारे थे डायरेक्ट ट्रांसमिशन. सो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इज व्हाट, इसमें क्या है, समथिंग कैरीज इनटू अ न्यू होस्ट, लाइक फ्लाइज हैं, फिंगर्स हैं, फॉर्माइट्स हैं, फूड एंड फीसेस हैं. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, मतलब कि डायरेक्टली आपको नहीं है, एक से दूसरे पे जाके तीसरे पे जाके फिर होता है. जैसे मक्खियां बैठी, पहले मक्खियों को होगा, फिर मक्खियां आगे फैलाएंगी, मच्छर है, मच्छरों ने, या फिर उसके आगे हिलाएंगी. सो दिस इज कॉल्ड दी सेकेंडरी इनडायरेक्ट. सो दिस इज, इसमें इनडायरेक्ट में व्हीकल बोन है, वेक्टर बोन है, एयर बोन है. व्हीकल बोन में क्या है, अब देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन एजेंट थ्रू समथिंग विच कैरीज इट, लाइक वाटर एंड आइस के थ्रू, ठीक है, पर्टिकुलरली रॉ वेजिटेबल्स के थ्रू, फ्रूट्स के, मिल्क प्रोडक्ट्स के थ्रू आएगा, ब्लड सीरम, प्लाज्मा के थ्रू आएगी वो डिजीजेस. जैसे अब एड्स हो जाती है, किसी पर्सन को थी, वो पर्सन तो डायरेक्टली किसी के कंटैक्ट में नहीं आया, बट उस पर्सन का इन्फेक्टेड ब्लड जो था सफरिंग विद द एड्स, वो ब्लड आगे किसी और को चला गया, चढ़ा दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया, सो उससे उसको, सो दैट्स कॉल्ड द इनडायरेक्ट और व्हीकल बोन. इनडायरेक्ट मेथड है, व्हीकल बोन है, ठीक है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, अगर फूड पॉइजनिंग है, सो ये सारी क्या है, इनडायरेक्ट मोड ऑफ. वेक्टर बोन ये है व्हीकल बोन. वेक्टर बोन से क्या होता है कि सम इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है ना, जो ससेप्टेबल होते हैं टू पर्सन, सो दिस ट्रांसमिशन में बी मैकेनिकल और द बायोलॉजिकल ऑल्सो. मैकेनिकल ट्रांसमिशन में मतलब आगे जो देखो, इनडायरेक्ट मोड में जो आगे फर्दर है व्हीकल बोन, वेक्टर बोन एंड एयर बोन, उसमें जो वेक्टर बोन है उसके भी आगे फर्दर दो तरह के हैं. ट्रांसमिशन मैकेनिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल हो सकता है. तो मैकेनिकल में क्या है, वेक्टर ओनली एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ अ पैथोजन. पैथोजन होता है जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है, वो एक कैरियर होता है सिर्फ. तो इन्फेक्शियस मटेरियल गेटिंग स्टक टू द फीट ऑफ द प्रोबोसिस ऑफ द फ्लाई. ये क्या होता है कि एक ना स्टक कर जाती है, एक ना फ्लाई की इन्फेक्शियस मटेरियल किसी फीट पे या फेदर्स पे फ्लाई के स्टक कर गया, और वो किसी खाने पे बैठ गई, तो उसने उस खाने को इन्फेक्ट कर दिया, एंड देन वो इन्फेक्टेड फूड हमने खाया, तो वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चला गया, हमें भी इन्फेक्शन है, एंड देन एक्सक्रीट किया,
तो उसमें भी इन्फेक्शन चला गया, उसमें मक्खियां बैठी, फिर वो खाने पे बैठी, तो इस तरह से आगे इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होते हैं. सो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में क्या है कि पैथोजन पासिस थ्रू द डेवलपमेंट साइकिल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन विद इन द वेक्टर, and this requires the period of the incubation inside the vector before the infection agent can pass on to the another host. So ये host से होती है. So malarial parasite is one of the example of that agent, okay, that gets transmitted biologically through the vector, which is a mosquito. Okay, so this mosquito in spreading the malaria, okay, so that works as a vector. So these disease, malaria is a vector borne disease, so we are having the invertebrate vectors, which are flies, mosquitoes, fleas, sucking lice, bugs, ticks, mites. So these are the um, vector borne, so which causes the diseases. So now we are coming to the airborne diseases, or some of the infection which are actually tiny particles, droplets in the evaporated of the droplets of the coughs, the sneeze, they survive in the air, and then atomizing the devices like aerosol से हम करके उसको सेव कर सकते हैं. So accidentally microbiological laboratory से sometimes कुछ लीक हो गया, एयरबॉर्न चला गया, तो उससे भी एयर से भी वो कंटैक्ट हो जाएगा अदर persons को. So okay, so they keep floating the air and then may reach the distance places and with the air currents, okay. So droplets of the nuclei of the tuberculosis, chickenpox, measles, Q fever, influenza, and other respiratory infections are the most common kind of the airborne diseases. Fomite borne में क्या है? So the inanimate article substances other than the vector or the food which gets infected by the infectious discharges, okay, from the patient, and which harbor these infectious agents, and then they transfer them to the another healthy person. ठीक है, इसमें क्या होता है, that this is called the fomites, okay. So soil clothes, towel, linen, handkerchief, cups, spoons, pencils, books, toys, water glasses, door handles, tap, laboratory chains, syringes, instruments, and surgical dressings, okay. So these can actually lead to the fomite borne infectious diseases, okay. So इस तरह के diseases के names कौन से? Diphtheria, typhoid fever, bacillary dysentery, hepatitis A, eye, skin infections, okay. And sometimes with the unclean hands and the fingers we can also get the diseases: typhoid fever, dysentery, hepatitis A, infectious parasites. So these kind of the diseases, if we don't wash our hands and then and fingers, and then we start eating, so these can actually give that kind of a diseases, okay. So feces से क्या होता है? अगर fecal material है, infected है, that can go to the water resources, then can go to the touch the fingers, and the flies can also be infected by sitting on that fecal material, and the soil is also getting infected. fecal से फिर वो food पे भी जा सकता है, and उससे फिर क्या होता है कि वो नए host में पहुंच जाता है. So the mode of transmissions I'm just telling you. फीकल मटेरियल से क्या है कि आपको सैनिटरी बैरियर्स लगाने पड़ेंगे, सो दैट सैनिटरी बैरियर से क्या होगा कि फिंगर्स भी सैनिटाइज्ड रहें, फ्लाइज भी उसके ऊपर ना चढ़े और इन्फेक्टेड ना हो, सॉइल भी इन्फेक्टेड ना हो, फूड भी इन्फेक्टेड ना हो, तो आपका जो होस्ट है विच इज अनदर ह्यूमन बीइंग दैट कुड बी सेव्ड फ्रॉम दैट. सो द मोड ऑफ एंट्री इनटू द ससेप्टेबल हॉट, अब जो भी होस्ट है उसमें एंट्री कैसे होती है, जो मोड ऑफ एंट्री कौन सा होगा? या तो रेस्पिरेटरी से हो सकती है, नेजल से, माउथ से, थ्रोट से, लंग से, एयरबॉर्न डिजीजेस थ्रू भी हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हो सकती है, ठीक है. आप खाना खाते हो, आप माउथ के थ्रू, स्टमक के थ्रू फिर जाएगा पैथोजन इनसाइड द बॉडी. जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट से भी हो सकता है, ठीक है. और एड्स जैसे सिफिलिस होता है फ्रॉम दिस रूट. एंड स्किन भी समटाइम्स टच होता है, तो स्किन से भी इन्वेडिंग से हो सकता है, जैसे कि लेप्रोसी, स्केबीज आर दीज काइंड ऑफ द डिजीजेस जो डायरेक्ट कंटैक्ट से, और रेबीज इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज है बेसिकली. सो दीज काइंड ऑफ द डिजीजेस दे कुड बी देयर. म्यूकस मेम्ब्रेन्स लाइक आईज, माउथ, नोज, सो इससे भी एंट्री हो सकती है आपके वेक्टर्स की और infectious agents की. This could be also the transmission of.
Pathogens, infections like common cold, diphtheria, whooping cough, and the eruptive fevers find this route of the enter the host. Okay, so prevention and control of the infections and the diseases कैसे होगा? सबसे पहले तो क्या कि एजेंट एंड द सोर्स एंड द रिजर्वायर को भी आप टारगेट कीजिए with the objectives either destroying it at this very point of containing it till they dies itself due to the lack of the new host. क्योंकि अगर आप सैनिटाइज कर देते हो, नए होस्ट में एंट्री ही नहीं होती है, तो वो वहीं डाई हो जाएगा, बिकॉज उनका एक लिविंग सिस्टम है, इंक्यूबेशन पीरियड है, उनकी एक लाइफ का एक जर्नी है, उसी लाइफ तक ही वो रहेंगे. Not allowing the infection or the diseases to spread to a new host that is interfering with all means of its transmission. ठीक है, इससे क्या होगा कि आप इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड ही नहीं होने दे रहे हो, न्यू हॉस्ट तक जाने ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने बीच में इंटरफेयर किया है किसमें? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंटरफेयर कर दिया. जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन चल रहा है आगे, एक जगह पे जाके आपने उसमें इंटरफेयर करके उसको ब्लॉक कर दिया, तो इन्फेक्शन आगे होगा ही नहीं, तो वहीं पे खत्म हो जाएगा. प्रोटेक्टिंग द हॉस्ट by making him or her strong through the resist the infectious. अब इतना उसको न्यूट्रिशन, इतना आप इम्यूनिटी उसकी स्ट्रॉन्ग कर दो कि अब वो रेजिस्ट कर जाएगा और आगे इन्फेक्शन नहीं होगा, तो वहीं पे साइकिल चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वुड बी टेकन केयर ऑफ एंड इन्फेक्शंस को बचाने के लिए, बिकॉज आपको 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है. एजेंट का ख्याल रखना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का ख्याल रखना है, हॉस्ट का ख्याल रखना है, और इन्फेक्शन को बीच में ही चेंज करना है. ठीक है, बीच में ही उसको रोकना है ताकि अब वो आगे इन्फेक्शन ना जा सके. ठीक है, तो तोड़ दोगे. सो इट बाय दिस यू कुड बी हेल्दी एंड this is of the मैंने आप आज को आपको I've done with the today's lecture. Okay, so if you have any questions you can ask, otherwise the WhatsApp group, I'm always open for all these things. Okay, so I'm just closing this class here. So we'll be meeting tomorrow the same time with the new topic. मैम Yes. मैम एक्चुअली मैंने बुक्स पढ़ी है, लेकिन है ना डाइट प्लान बनाना नहीं आ रहा है. मतलब सब कुछ पढ़ लिया पर प्लान बनाना नहीं. डाइट प्लान्स आपके डीएनएचई में है ही नहीं. तो एक का दुक्का है, बस एक इन्फेंट्स के लिए था, एक अडल्ट्स के लिए कॉमन सा था. सो डाइट प्लान्स के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज डाइट प्लान्स एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द एज फैक्टर, बिकॉज डाइट प्लान्स हमेशा पर्सनलाइज्ड होते हैं. तो आपको वो क्लिनिकल हैं या वेट लॉस हैं या स्टेमिना गेनिंग है, प्रोटीन ज़्यादा, मतलब इट्स इंडिविजुअलाइज्ड. सो यू हैव टू सी कि फॉर व्हाट यू आर टेकिंग, आइदर फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल, kids and all, and it's individualized also. It is entirely based on the history also. So diet plans इतने detailed में these are not included in the DNHE. They are not in the syllabus actually. मैम do you have any common है. आपके पास मैम कुछ होगा ऐसा मटेरियल के जिसकी मदद से हम लोग डाइट प्लान बना पाए? Any general material? It's a big actually. Yeah, I teach to MSc DFSM also. So we make clinical public nutrition वालों के अलग हैं, clinical हैं, diabetic coronary artery diseases and weight loss, weight gain, during pregnancy. There are lot many the diet plans are there. And that too obviously आपके एक पर्सनलाइज पैरामीटर्स होते हैं, तो उसको एक पढ़ाने का एक तरीका होता है डाइट प्लान सिखाने का, बिकॉज आपको मील प्लानिंग करनी पड़ती है, देन एनर्जी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, ओनली देन यू कैन गिव. आपको नॉर्मल रूटीन पता होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी है, इसके लिए आपको पूरी माइंड बॉगलिंग डिजीज है एंड यू हैव टू लर्न इट सेपरेटली. उसपे एक अलग काम होता है, मील प्लानिंग है, एनर्जी कैलकुलेशंस हैं, फिजिकल एनी बुक और एनीथिंग मैडम जो आप कुछ रिकमेंड कर पाए? ऐसा एक बुक में से नहीं आएगा आपको. I'll see कि आपको मैं थोड़ा बहुत समझा सकूं. एक बुक तो नहीं है, although I have that material if you want to कर सके, तो मैं I'll try to teach in this subject if I'll get time, because these are not very limited classes हैं. तो DNHE 1 में आपको मैंने समझाया because the topics were very important. So now I have shifted to the DNHE 2, so we have to shift DNHE 3 and 4 करेंगे. तो जब वो चल रहा होगा ना thesis का, only then I'll be like teaching you all these things. पर सब नहीं हो सकता वो, but I'll try my best कि आपको मैं ठीक है जी. Okay. Thank you so much for attending the class. Antara ji,
आप प्लीज अपना ये बंद कीजिए, आज पूरा दिन डिस्टरबेंस रही है। हाँ जी, कौन एक्सक्यूज बात मी कर- मैम, हाँ जी, मैम ये डीएनएचई वॉल्यूम का ये वॉल्यूम नंबर 2 है सारा, ये ब्लॉक 5 सारा करना है, ये सिलेबस में सारा है। मतलब क्या कह रहे हो आप? डीएनएचई 1 का ये ब्लॉक 5 है ना, ब्लॉक 5 ये भी सारा सिलेबस में है। एक मिनट, यस मैं आपको बताती हूँ इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं। रुको, डीएनएचई 1 है ना जो, ठीक हाँ है, जी। जस्ट वेट, आई लेट यू नो। देखिए, डीएनएचई 1 में आपके पास पहले एक तो 6 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ब्लॉक 1 में आपके पास 3 चैप्टर्स थे, ठीक है, और ब्लॉक 2 में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन ब्लॉक 6 तक पहुंचते पहुंचते ना टोटल 25 चैप्टर्स हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल मैनुअल्स भी हैं जो आपने सीखने हैं 6 तक, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा। 2 में क्या है, 6 ब्लॉक तक पहुंचे मतलब 24, मतलब आपके 25 चैप्टर्स हैं डीएनएचई 1 में, 24 हैं आपके डीएनएचई 2 में, एंड 21 चैप्टर हैं आपके डीएनएचई 3 में, ठीक है, अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल मैनुअल्स। जब आप प्रैक्टिकल मैनुअल्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और मैम इसके बारे में बताएंगे आप, प्रैक्टिकल मेन्यू के बारे में? प्रैक्टिकल्स पे भी आपको हमें कंसंट्रेट करना है, बिकॉज आई वाज जस्ट टीचिंग यू कि बेसिक्स सब करवा दूं, उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसके बगैर समझ नहीं आएगा। जब आपको थ्योरेटिकल बेसिक्स नहीं आता होगा, देन यू वोंट बी एबल टू डू द प्रैक्टिकल्स एंड आई विल बी टीचिंग यू। मैं कोशिश कर रही हूँ जितनी भी स्केड्यूल्स क्लासेस हैं, I'll be like making you aware of all the things, and I am trying my best to give you all the syllabus knowledge, how to appear in the exams. We will be going to discuss, but it's dependent upon the time, because the ये काउंसलिंग क्लासेस होती हैं, ये रेगुलर क्लासरूम्स नहीं होते हैं। आपकी एक सब्जेक्ट की 4 4 5 5 या 6 मैक्सिमम 8 क्लासेस लगती हैं, ठीक है। So we'll be going to discuss, as you have all have seen that I'm just uh, talking about all the syllabus. I'm just trying my best that how much syllabus I can cover, I should cover. Okay, the syllabus I could cover, I should cover that much syllabus so that you could ask your questions and all. Okay, so मैम हाँ जी, मैम कल कौन से टॉपिक कवर करेंगे मैम? हाँ जी, कल आप मैम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगी? आज मैंने कौन से, आपने सुना नहीं लेक्चर? कल कब से तो बोल सुना रही थी। मैम, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस था तो मैंने लास्ट का सेशन अटेंड नहीं कर पाई। Just wait. आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। I have covered the population dynamics and epidemiology, ठीक है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी के बीच में भी थे, बहुत सारी डेफिनेशंस थी, ठीक है, एंड इसमें बेसिकली इस चैप्टर का नाम था, वो मैंने कवर किया है। नेक्स्ट है आपका फैमिली प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ हाउ टू प्लान अ फैमिली। ओके, सो उसके बाद द नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, that is actually the Asian perspectives on the health and the quality of life, ठीक है। The chapter was also the third chapter, and I have covered the fourth chapter too. 4 chapters मैंने cover किए हैं आज। So the fourth chapter is the agents of the contamination. Okay, so the 4 chapters which I have covered today. So the 5th chapter I would be covering tomorrow. Okay, so I'm just closing this class. We'll meet tomorrow. Thank you so much for attending the classes. थैंक यू मैम।